राम राम रोहित भाई, क्या हाल चाल। राम राम अरियन जी, बस बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। अरे यार, जी भी मत लगाओ प्लीज़। नहीं नहीं। तो मैं ये पंजाब की समाज पे, हम्म। पंजाब की राजनीति पे एक बहुत मतलब गहन अध्ययन करना चाहता था। हम्म। बातचीत करना चाहता था, तो हम्म। शेर से बात हो रही थी और उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया कि हम्म। ना केवल पंजाब का, जम्मू, हिमाचल और हिली स्टेट्स हम्म। का आपको बहुत गहरा ज्ञान है। भाई उनका बड़प्पन है। नहीं नहीं, हम बात कर रहे थे तो हम्म। थोड़ा मुझे पता चल गया कि सच में बहुत नॉलेज है आपको। थैंक यू। आ, तो ये पंजाब में जो आजकल हो रहा है, जो एक तो हम्म। चलो फार्म पॉलिटिक्स एक अलग बात है, हम्म। लेकिन सामाजिक स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं हम्म। वो बहुत अचंभित करती हैं। हम्म। इसमें खालिस्तान वाला एंगल आ जाता है। हम्म। आ, कुछ लोग कहते हैं कि चलो खालिस्तानी सब लोग नहीं है या हम्म। मेजोरिटी में नहीं है, वो हम्म। हमको पता है। हम्म। बट ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, हम्म। इसको समझाइए कि ये मतलब कितना चिंतित करने वाला है। देखिए, चिंतित तो करने वाला आज से नहीं है। चिंतित तो करने वाला तो मैं तो कहूँगा जी 5 दशक से रहा है। अच्छा। और उसके पीछे मूल कारण ये है कि जिस तरह की राजनीति अकाली दल ने खास तौर पे पंजाब में खेली है, हम्म। नॉट जस्ट इन जो आप आज का पंजाब है, पर जो जिसे पेप्सू बोलते थे, जो इसमें हिमाचल के हिस्से, हरियाणा हरियाणा भी आता था। और ये सब आते थे, तो उसमें उन्होंने जिस तरह की राजनीति धर्म के नाम पर खेली है, हम्म। व्यक्तित्व के नाम पे खेली है, बार बार जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में पैशंस को राउज करने की कोशिश करी है, और शहादत का बहुत गेम खेला, गंदा गेम खेलने की कोशिश करी बार बार, हम्म। जो मतलब सिख मत से जिसमें बहुत जिसकी वैल्यू होती है, उसको बार बार उन्होंने कहते हैं एक तरह से डिग्रेड किया, हम्म। उसका शोषण करके अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए खेला। और स्पेशली जिसमें गुरुद्वारा मैनेजमेंट, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, उस SGPC। SGPC, उसकी जो राजनीति रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। अब अब ये बात कुछ इसमें, उदाहरण दे सकते हाँ, हैं जैसे किस तरीके से इन्होंने अब किया एक है। एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि बहुत लोगों को शायद ये पता होगा, उन्होंने पंजाबी सूबा का नाम जरूर सुना होगा। हम्म। जब पेप्सू बना था तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, क्योंकि अकाली दल और SGPC के जो तत्व थे, एंड सच बोलूं तो अकाली दल बेसिकली SGPC की ही विंग है, हम्म। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमेशा ही रही है और आगे भी रहेगी, हम्म। जब तक कि ये गुरुद्वारों में इलेक्शन का चलन चलता रहेगा, हम्म। खासतौर पे पंजाब में। तो उसमें जो पंजाबी सूबा की जो मूवमेंट थी, पंजाबी सूबा तो वॉज एक्चुअली जस्ट अ कवर। पंजाबी सूबा असल में था सिख सूबे की डिमांड, हम्म। जहां पे सिखों की मेजोरिटी होगी, जहां पे सिखों का वर्चस्व होगा, जहां पे सिखों की चलेगी। अब ये पंजाबी सूबा का उन्होंने कवर बड़े कन्वीनियंटली लिखा था, और इसमें इनफैक्ट मास्टर तारा सिंह, जिनका नाम बहुत लोगों ने सुना है, अकाली दल के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, हम्म। फनीली इनफ उन्होंने अपने आखिरी के दिनों में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में भी एक रोल प्ले किया था, जो हाँ। बहुत कम लोगों को बात याद है। हाँ। उन्होंने खुल के बोला था कि ये पंजाबी लैंग्वेज के साथ मैं क्या करूंगा, हम्म। मेरे को पंजाबी लैंग्वेज से थोड़ा ना कोई मतलब है, हम्म। मुझे तो सिखों के लिए सूबा चाहिए जिसमें हमारी अपनी पॉलिटिकल पावर हो। हम्म। तो जब शुरू से ही ये एजेंडा क्लियर था, और संयोगवश उस समय जो प्रधानमंत्री भी रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने इसीलिए लैंग्वेज डिवीजन को बहुत सोच समझ के, मतलब वो उसके कभी हक में नहीं थे लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन के, और उसमें खासतौर पे उनका रीजन पंजाब का था, हम्म। कि पंजाब में लैंग्वेज को जानकर सिखी से जोड़ा जा रहा था, हम्म। सिख मत से जोड़ा जा रहा था, विच इज नेवर द केस। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा जितना इनका आप बोलेंगे रिलीजियस लिटरेचर है, वो ब्रज भाषा में है, हम्म। तो उसमें पंजाबी कहाँ से है? अगर आप इनके 10वें गुरु जो हैं, जिनको दशमेश पिता भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की भी राइटिंग्स पढ़ें, वो भी सब ब्रज में है या फारसी में है। अच्छा। पंजाबी में कहाँ है? पंजाबी तो थी ही नहीं एज अ भाषा इनकी, गुरुमुखी थी, हम्म। गुरुमुखी लिपि थी, हम्म। पर पंजाबी नहीं थी। हम्म। तो लिपि और भाषा में तो अंतर होता ही है ना। हम्म। अच्छा, मजे की बात, 1947 तक जो अविभाजित भारत था, उसमें पंजाबी 2 लिपियों में लिखी जा रही थी। अच्छा। एक गुरुमुखी थी, एक शाहमुखी थी। हम्म। शाहमुखी थी जो नस्तालिक से निकली थी। हम्म। तो जब लैंग्वेज भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं थी, तो ये लैंग्वेज मूवमेंट थी क्या? इसका मतलब हम्म। बेसिकली इन्होंने इसको कवर बनाया क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देनी थी इन्हें। हम्म। सिख सूबा जब इवेंचुअली बना, चलिए बनने से पहले भी क्या क्या तमाशे हुए ये भी सुनिए आप। हम्म।
अकाल तख्त का सबने नाम सुना है। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान उसको बहुत क्षति पहुंची थी, एंड दैट वाज सर्टेनली कंडेमनेबल, बिकॉज जो अकाल तख्त का कॉन्सेप्ट था वो मुगलों की सत्ता को चुनौती देने का था कि आपसे ऊपर भी एक तख्त है, वो अकाल का तख्त है, वो पार ब्रह्म का तख्त है जिसको भगवान मानते हैं, और उस पे से बैठ के गुरु जो होते थे इनके आदेश देते थे, क्योंकि वो भगवान की रिप्रेजेंटेशन होती थी। अकाल तख्त का बार बार दुरुपयोग करा मास्टर तारा सिंह ने, मास्टर उनके जो शिष्य थे फतेह सिंह ने। उसमें 2-3 बारी ऐसा हुआ कि जी हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमें पंजाबी सूबा न मिले, और वो करना नहीं दी कि भाई निकले उस मामले में, कि सुबह करके शाम तक तोड़ देते थे। मतलब वो ब्रेकफास्ट टू लंच वाला जैसे करुणानिधि ने किया था, ये भी करते थे। अच्छा, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट। हाँ, आप आगे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और इनकी पॉलिटिक्स में एक्चुअली बहुत सिमिलरिटीज भी हैं। अभी तो बहुत दिखती हैं, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई, और खासतौर पे जब से बरनाला साहब गवर्नर बने पंजाब के, तो और भी ज्यादा फैल गई थी। खैर, 2 बारी अग्निकुंड बनाए गए, जिसमें इन्होंने दोनों ने, तारा सिंह जी ने और फतेह सिंह जी ने, दोनों ने बोला हम इसमें कूद के अपनी जान दे देंगे। अकाल तख्त का इससे ज्यादा दुरुपयोग क्या हो सकता है? अकाल तख्त में आपको जब मनाही है घुसने की, आपको उसके दुरुपयोग, उसकी उपयोग की भी मनाही थी, तो आप घुस कैसे सकते थे उसके अंदर सेवादार होने के बावजूद? ये सब तमाशे के लिए तो अकाल तख्त नहीं बना था ना। तो बेसिकली ये सब आ जाके इन्होंने राजनीति का सहारा लेके अपनी पंजाबी सूबा की डिमांड को बल दिया है थ्रू आउट। पंजाबी सूबा नहीं कहना चाहिए उसको, सिख सूबा मूवमेंट कहना चाहिए हमें टेक्निकली। ठीक है। अब ये तो एक एस्पेक्ट था मूवमेंट का। लैंग्वेज को लेके जो इन्होंने फिर बाद में बहस करनी शुरू करी, कि उन्होंने देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स रिकॉग्नाइज हो रही हैं, तो हम भी करवा लेते हैं। तब जाके वो छिड़ी थी। फिर वो सेंसस के टाइम पे जो मदर टंग की जो डिबेट करी थी, जिसमें आर्य समाज का भी एक रोल रहा, कांट डिनाई दैट, बट आर्य समाज प्रोबेबली फिर भी किसी की सुन लेता। ये एक फैक्ट है। और आजादी के बाद उतना प्रभावी भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पंजाब में जो थोड़ा बहुत भी था उसमें भी, लेकिन जैसे जो अविभाजित पेप्सू में जब एक बारी बहुत ऑलमोस्ट दंगे की स्थिति आ गई थी और काफ़ी हाथापाई और मारपीट हो रही थी सिखों में और हिंदुओं में, आर्य समाज के जो लीडर थे उस समय के, ये अपना एक बीजेपी के नेता हैं, मैं उनका नाम भूल गया, पूरी करके, जो जर्नलिस्ट भी होते थे। अच्छा। उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट किया हुआ एक पुराने लेख में अपने। उन्होंने जब आर्य समाज के नेताओं ने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश करी, तो हिंदू समाज इमीडिएटली रुक गया। हिंदू समाज के जो तत्व थे उन्होंने उनको सुना, आर्य समाज के तत्वों ने खास तौर पे अपने वरिष्ठों को सुना। लेकिन पंजाबी सूबा के उसमें जो एक बारी आग लगा दी थी उन्होंने उसको बढ़ने दिया, आग को उन्होंने कभी रोका नहीं। पंजाबी सूबा बनने के बाद भी, सिख सूबा बनने के बाद भी, जब अकालियों को ताकत नहीं मिल रही थी, तब भी वो परेशान थे। अच्छा, ये है 66 के बाद की बात। हाँ, अच्छा। तब भी परेशान थे कि हमें पावर क्यों नहीं मिल रही। तो किसके पास थी पावर? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस भी क्या करती थी, कांग्रेस लाती भी जान के सरदार नेताओं को थी, सिख नेताओं को तो वो भी ला सकती थी, और ये तो फैक्ट है, किसी एक पार्टी के तो थे नहीं शुरू से। अच्छा, मजे की बात ये है, एक अकाली नेता होते थे, वो बहुत जहर उगलते थे नेहरू के खिलाफ, उसके खिलाफ। उनको उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, उसको मंत्री भी बना दिया पंजाब के अंदर। अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही चलते चलते फिर जब इनको पावर ही नहीं मिल पा रही थी, जनसंघ के सपोर्ट से इन्होंने पावर ली, जबकि ये हिंदुओं को तो तब भी गालियां दे रहे थे। केपीएस गिल ने एक किताब लिखी थी, नाइट्स ऑफ टेरर करके, पंजाब की मिलिटेंसी के बारे में उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और उन्होंने उसमें अपने तरीके से जो 50 के बाद की हिस्ट्री थी उसमें कैप्चर किया था। उन्होंने कितने ऐसे नेताओं के बयान दिए, इंटेलेक्चुअल्स के बयान दिए, सिख इंटेलेक्चुअल्स के, जो खुल के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे। पर जनसंघ का सपोर्ट लेके सरकार बनाई उन्होंने फिर भी। अब ये सोचिए, जनसंघ को उस समय हिंदू पार्टी नहीं मानते थे ये लोग। अच्छा। हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव तो सिर्फ कांग्रेस को मानते थे ये लोग। एंड कुछ हद तक उसमें सही भी लेजिटिमेसी थी, क्योंकि आज भी अगर आप कांग्रेस का असली वोट बेस देखें पंजाब के अंदर, वो हिंदुओं से आता है, वो एक सेक्शन ऑफ दलितों से आता है, और एक माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सिखों से आता है। हाँ, पंजाब में तो कांग्रेस हिंदू पार्टी ही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो हिंदू पार्टी है विद मोस्ट। बस अब ये है कि बस अब ये है कि वो इसीलिए वो पंजाब को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम सिर्फ सिख को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वरना अगर आप अभी की सरकार देखें,
बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि एक हिंदू डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हम्म, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है और एक जाट को भी उप मुख्यमंत्री बनाया है। हम्म, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको समझ आ गया कि हमारे को ऐसे ही वोट मिलने। हम्म, अब दलितों की संख्या काफी है पंजाब में कहने को, बट उनकी कभी पावर नहीं है पॉलिटिकली हम्म, उसके, और उसमें बहुत कुछ आप ये भी देखेंगे कि उनकी राजनीति चलती रही, खैर, बट दलितों को हमेशा हाशिए पे रखा है। मैं वो पॉलिटिक्स बाद में बात हाँ। करेंगे, लेकिन ये जो अकालियों का एक तो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये बात है, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1860 के बाद सेट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट सिख संप्रदाय के अंदर शुरू हुई, क्योंकि सिख संप्रदाय के नंबर तो कुछ भी नहीं थे इफेक्टिवली, और बट उनके अंदर ये भाव था कि हमारे को हिंदू निगल लेंगे। उनकी जो एलीट थी खास तौर पे, जिसने खालसा दीवान बनाया था, जिसने सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट करी थी। बट ये तो बाद में आई है। उससे पहले एक नामधारी मूवमेंट आई थी, अगर लोगों को, आपने अगर नाम सुना हो, नाम सुना है, लेकिन है नामधारी जो होते थे ये इनके ये भी एक लिविंग गुरु ट्रेडिशन को मानते हैं, गुरु ग्रंथ के बाद भी। ओके। तो इनके जो एक खास तौर पे नेता, एक इनके जो पहले गुरु थे, जिनके वजह से कूका रेबिलियन भी बाद में हुआ था, मैं उनका अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें कि इन्होंने सिख प्रैक्टिसेस के साथ साथ एक लिविंग गुरु का ट्रेडिशन भी सेटअप किया, और उन्होंने उसके साथ साथ आपका ये क्या बोलते हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस करी, जो आज के अकाली जो खालसा सिख जो अपने आप को कहते हैं, उनके विरुद्ध जाती हैं। जैसे कि नामधारियों में हवन करते हैं। अच्छा। लोगों को शायद पता नहीं है, नामधारी में बाकायदा हवन होता है। ये लोग हवन नहीं करते, ये बोलते हैं कर्मकांड है, हम इसको विश्वास नहीं करेंगे। खैर, एक ऐसे करते करते फिर ये आपके ये साथ साथ ही एक खालसा दीवान और सिंह सभा है। सिंह सभा के आने, और ये जो दो फोर्सेस थी पर्टिकुलरली, इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि सिख मूवमेंट के अंदर एजुकेशन बढ़े कहने को, और हमारे इंटरेस्ट पैरामाउंट होने चाहिए हर हाल में। अच्छा, लेकिन खालसा का जो स्थापना है, जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही स्थापित किया था ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज खालसा का कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबली नॉट द सेम एज जो ये मूवमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा बताइए कैसे अलग खालसा है? का मूवमेंट क्या था? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, तो खालसा पंथ किस लिए बना था? खालसा पंथ बना था रक्षा के लिए, सिखों की रक्षा के लिए, उनकी मिलिटराइजेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए। मिलिटराइजेशन तो छठे गुरु जी से चल रही थी, हरगोबिंद जी के टाइम से ही चल पड़ी थी। हरगोबिंद जी, इनफैक्ट बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि उनको जो शस्त्र विद्या सिखाई थी वो राजपूतों ने सिखाई थी। तो वो तो चली रही थी, और उसको फॉर्मल ट्रेनिंग दी थी कि एक तरह से कि आपके अंदर मार्शल एलिमेंट आना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बचा सकें जब आपके ऊपर जब आप पर आन पड़े। और आक्रमण तो होते ही रहते थे, वो तो है, जरूरत थी। पंजाब पे तो बहुत हुए, कभी मुगलों के थे, फ्रंटियर हो गया ना, फ्रंटियर तो था। आज का फ्रंटियर वो उस समय तो अफगानिस्तान तक था। इनफैक्ट एग्जैक्टली। अब वो तो अब्दाली के क्या मतलब, इवन नादिर शाह के जमाने में जो जितना अट्रॉसिटीज उस क्षेत्र ने देखी, शायद ही किसी क्षेत्र ने देखी। ऐसा भी था कि हरमंदर साहब के अंदर तो जब अब्दाली आया था, तो उसने तो इतना कत्लेआम किया था कि जो कुंड अमृत सरोवर था वो लाल हो गया था। आप सोचिए, इतनी सी जगह में इतना खून, इतना रक्तपात किया इसने। ऐसे करके उसकी वजह से, इनफैक्ट क्योंकि सिखों को छोड़ के भागना पड़ा था, इस बीच में एक मत आया था, उदासी मत। अच्छा। निर्मल उदासी। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बीजेपी के एक नेता है साक्षी महाराज। आपने कभी नोट किया उन्होंने पगड़ी पहनी होती है? हाँ, क्योंकि वो निर्मल उदासी है। अच्छा। निर्मल पंचायती अखाड़ा के मुखिया हैं। अच्छा। उदासी कौन थे? उदासी वो मत था जिसको 5 लोग भेजे थे गुरु गोविंद सिंह जी ने काशी में संस्कृत सीखने के लिए। वो उदासी थे। ओके। वो पंच प्यारों से अलग है। अच्छा। तो ये जो वहां से, ये एक सनातनी परंपरा एक तरह से, जिसमें कि ये वेद भी पढ़ते हैं, ये शास्त्र भी पढ़ते हैं हिंदुओं के, ये गुरबानी भी पढ़ते हैं। और ये लोग चला रहे थे गुरुद्वारों को उस समय जब अकाल आ गया था, मतलब जिसमें अभाव आ गया था किसी की भी प्रेजेंस का एक तरह से। इन लोगों को लगता था कि ये मूर्ति पूजा प्रमोट करते हैं, जो तत् खालसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, खालसा दीवान और सिंह सभा, इनको इन चीजों से दिक्कत होती थी। अच्छा। इन्होंने एक तरह से अपना मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट शुरू किया कि हमें गुरुद्वारों में किस तरह की लिटर्जी चाहिए, किस तरह की रिचुअलिज्म चाहिए। तो कभी आपने देखा गुरुद्वारा सिंह सभा? वो ये है। ओके।
अब इस बीच में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भी खेल खेलना शुरू किया। सबसे पहली ट्रांसलेशन जो आपकी गुरु ग्रंथ साहब जी की आती है वो एक अमेरिकन मिशनरी के हाथों आती है। अब आप सोचिए क्यों आई, मिशनरी क्यों करेगा ट्रांसलेशन? किसी को पता, सबको समझ आता है जिसने भी थोड़ा बहुत मिशनरीज की एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करी है। मिशनरीज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो एक फंडामेंटल बुक है, जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, हम आपको आपके फेथ को कैसे क्रिटिसाइज करें, अटैक करें, ताकि हम आपको कन्वर्ट कर सकें। दैट वाज द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब। फिर मकॉलिफ आता है, मकॉलिफ और सिखों के बारे में बताता है। दो मकॉलिफ अच्छा नहीं लिखता सिखों के बारे में, उसने तो ये बोला था दीज पीपल आर एन इंफीरियर कॉपी ऑफ हिंदूज, एक तरह से। जिस मकॉलिफ को सर पे लेके नाच रहे हैं आज की डेट में कई अकाल मत वाले, उन सिखों की तो उसने बुराई करी थी, उनको तो मतलब नीचा बताया था एक तरह से। अब ये विरोधाभास तो खैर, जैसे मैं कहता हूँ तमिलनाडु के केस में ये भी एक और विरोधाभास है कि आपको जिसने आपको नीचा दिखाया है आप उसी को सर पे लेकर नाच रहे हैं। खैर, अब ये सब उस समय ये कंट्रोल थे। सिखों की जनसंख्या मात्र 6 से 8% सेंसस में 1861 के सेंसस में पंजाब में पता करी। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज, स्पेशली जो ब्रिटिश हुकूमत आई थी, उन्होंने देखा था कि 1857 में जब उन्होंने रिकॉर्ड्स थोड़े खोल के देखे कि सिखों का जो व्यवहार था हमारी तरफ वो न्यूट्रल ही था। खैर, सिखों की तो ताकत बिल्कुल ध्वस्त कर दी थी उससे पहले। रंजीत सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, बहुत तमाशा हुआ था रंजीत सिंह जी के मरने के बाद लाहौर दरबार में, और उसके चलते 2 अंग्रेजों से जंगें भी लड़ी, दोनों। हाँ, रंजीत सिंह जब तक थे तब तक तो रंजीत सिंह के रहते रहते ही पंजाब कमजोर होना शुरू हो गए थे। लोग ये बात जानते नहीं है या मतलब पहचानना नहीं चाहते हैं, रादर मैं कहूँगा। बट रंजीत सिंह के दूसरे हाफ में उनके रेन के पंजाब में कमजोरी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त फ्रैट्रिसाइडल वॉर्स हुई, भाई भाई को मार रहे थे, भाई मतलब चाचा भतीजे को मार रहे थे गद्दी हासिल करने के लिए। रंजीत सिंह की बीवियों के बच्चे आपस में लड़ रहे थे। अब उसके बाद जब कुछ बचा नहीं, सिख दरबार बचा नहीं, तो अंग्रेजों की हुकूमत में सिखों ने एज सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। दे वर सेड टू हैव अ स्टेलर रिकॉर्ड एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द टाइम in supporting the British cause in 1857। तो उन्होंने बोला कि इनको हमें रिवॉर्ड करना चाहिए इसके लिए। बाकी वो वैसे ही बड़े प्रभावित हुए थे सिख वॉर्स की वजह से कि इन्होंने इतनी दिलेरी दिखाई, इतनी बहादुरी दिखाई, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे गुरखों को हम लाए हैं, इनको भी हम थोड़ा एक स्पेशल स्टेटस दें अपनी आर्मी के अंदर। दैट इज व्हेन द आइडिया ऑफ द सिख रेजिमेंट वाज बोर्न एसेंशियली। जो सिख रेजिमेंट्स हैं, सिख लाइक इन्फेंट्रीज हैं, अच्छा इनमें भी दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगा। ऐसे करते करते जब हम इवेंचुअली पहुंचे, ये अपना 1860s के बाद 1880s में ये सब चल रहा था, खालसा दीवान, ये सब ये अखबारों में लिख रहे थे। ये तो खालसा जो बाद का जो मूवमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं तबलीगी जमात जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उस आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, क्योंकि रेडिकलाइज करना, रेडिकलाइजेशन तो स्ट्रैटिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है। बस आप ये समझिए तबलीगी, अनलाइक तबलीगी जमात, दे हैव हैड अ बिगर सक्सेस रेशियो वाइज। तो जब ये सब चल रहा था, अंग्रेजों का भी इंटरेस्ट था इनको सपोर्ट करने में, तो अंग्रेज तो चाह रहे थे कि हमारे हाथ में आए। अब इसकी वजह से क्या होने लगा कि इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट शुरू करी कि जिसमें खास तौर पे जट सिखों को इन्होंने रिक्रूट करने की कोशिश करी। अब आर्मी की नौकरी कौन उस जमाने में भी छोड़ता था और आज भी कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, राइट? पर्क्स तो होते ही थे अपने। बट अब दिक्कत ये होती थी कि जट सिख कौन है या तो सिख ही कौन है, पहले तो ये नहीं समझ आता था। 1861 के सेंसस क्या मतलब, उसके बाद भी कम से कम 4-5 सेंसस में यही डेफिनेशन की कंफ्यूजन रही थी कि सिख कौन है। क्योंकि पगड़ी वाला सिख है, एक बिना पगड़ी वाला भी सिख है, कोई कड़ा नहीं डालता है, कोई शराब भी पीता है, कोई तंबाकू भी खाता है। खालसा की जो डेफिनेशन थी, जिसको बाद में अब स्टैंडर्डाइज करा दिया गया है, वो उसके हिसाब से तो कोई सिख ही नहीं था। नानक पंथी भी थे जो सिर्फ नानक को मानते थे और किसी गुरु को नहीं मानते थे। अच्छा, और किसी 9 गुरुओं को नहीं मानते थे, ऐसे भी थे। इनफैक्ट जब खालसा दीवान तत् खालसा सिंह सभा जब ये प्रचार करते थे, तो इन्होंने सिंध में भी शुरू की थी। सिंध में अगर आप सिंधी हिंदुओं में देखें, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 मतों को बहुत मानते हैं। एक उदासी मत को बहुत मानते हैं, दूसरा वो नानक को बहुत मानते हैं, नानक पंथी बहुत है उनमें हिंदू।
तो कैसे हुआ? इट वॉज नॉट अ ओल्ड फिनोमिनन, ये उसी टाइम के दौरान शुरू हुआ था कि इन्होंने जाके प्रचार फैलाया कि ये आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे टाइप्स। जैसे साईं बाबा का कल्ट एक तरह से जिसे हम बोलते हैं, शिरडी साईं बाबा का, वैसे ही नानक जी का कल्ट बनाया गया था सिंध में उस जमाने में, और इस टाइम पे ही उसकी नींव रखी गई थी बेसिकली। अब ये लोग तो अपना डेफिनेशंस के ऊपर खेल रहे थे। अब ये फौज में क्या होता था, क्योंकि रिक्रूटमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, तो अब आप ऐसे समझिए, आप सुबह रामचंद्र बन के गए, आप शाम को राम सिंह बन के निकल रहे हैं। आप हुक्मचंद बन के गए हैं, हुक्म सिंह निकल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट करानी है उस पर, और वो खास तौर पे उसमें जानी है। तो दैट इज हाउ ये सिख बनना शुरू हुए, और ये रजिस्ट्रेशंस की वजह से मतलब जो पंथ थोड़ा लूजली था वो कंसोलिडेट होना शुरू मानना हुआ। भी, कोई मानता भी था नानक को या गुरुओं को, वो पगड़ी ना पहनता हो, लेकिन फिर कन्वर्जन, ऑफिशियल कन्वर्जन हो गया बेसिकली, रिकॉर्ड्स में उसका कन्वर्जन शुरू होना हो गया, चाहे वो ग्राउंड पे करता होना हो। इनफैक्ट अब ये देखिए, अब ये ऐसे करते 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 ऐसे ही 1912 के आसपास पहुंच जाते हैं, जब पहली बारी गुरुद्वारों के अंदर मतलब कंट्रोल को लेकर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अच्छा, क्यों लड़ाइयाँ शुरू होती हैं? उदासियों के हाथ में गुरुद्वारे हैं, चंदा जबरदस्त आता है, चढ़ावा बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हिंदू बहुत आते हैं, खासतौर पे खत्री हिंदू बहुत आते हैं, और इवन जो आपके जो रिच जो दूसरे जो कम्युनिटीज के तो थे, नानक पंथी भी आते हैं, सहजदारी भी आते हैं। अगर आप सोचेंगे कि कौन से गुरुद्वारों से फिर तब जाके एक मूवमेंट कंसोलिडेट होना शुरू होती है, जिसमें कि ये प्रचार बहुत करते हैं, देवी की मूर्ति की पूजा हो रही है गुरुद्वारों के अंदर, बाकायदा ये है। एक किताब है बड़ी जबरदस्त, किसी को कभी मौका मिले तो पढ़ें, ये राजीव कपूर की सिख सेपरेटिज्म करके, ये उन्होंने एक पीएचडी थीसिस लिखी थी अपनी 1970 के दशक में। अच्छा, अमेजिंग बुक, कभी मौका मिले तो उसमें उन्होंने जो इंस्टेंसेस बताए हैं कि कैसे ये जो इनके न्यूज़पेपर्स थे, अपने सिखों के न्यूज़पेपर्स थे, अपनी मैगजीन्स थी, अपने स्कूल्स में इन्होंने सेपरेट गर्ल्स और बॉयज स्कूल स्टार्ट किए थे, एंड दे वर वन ऑफ द अर्ली वंस टू डू इट इन फैक्ट, व्हिच इज कमेंडेबल। बट उसमें वो किस तरह का प्रचार करते थे कि ये हिंदू परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, हम हिंदू नहीं है। अच्छा, उस जमाने में ये भी बहस छिड़ गई थी कि हम हिंदू हैं कि नहीं। एक सिखों का गुट था जो अपने को हिंदू कहता था बाकायदा, उन्होंने एक किताब छापी, हम हिंदू हैं। अच्छा, टाइटल ही ये है? हाँ। अच्छा, इसके विरोध में कान सिंह नाभा करके एक आए थे इंटेलेक्चुअल, उन्होंने लिखी हम हिंदू नहीं। अच्छा, लेकिन मजे की बात देखिए, जो उन्होंने हम हिंदू नहीं है, अच्छा, इसके बारे में प्रोफेसर दर्शन सिंह ने बड़ा अच्छा बोला अभी रिसेंट टाइम्स में, ये किसी और चैनल पे। हम पंथ और जो पद्धति है उसका अंतर है, पर सामाजिक समावेश तो हमारा हिंदुओं में ही है। तो मतलब बेसिकली वो किताब हेयर स्प्लिटिंग है एट द एंड। अच्छा, अगर आप कल्चरली भी किसी से आइडेंटिफाई करते हैं तो पंथ इतनी बड़ी चीज तो कभी नहीं मानी जाती थी इंडिया में टिल दैट टाइम। हाँ, हिंदू धर्म में तो इतने पंथ हैं। हाँ, कोई भी गुरु आ गया उसी का पंथ बन गया। एग्जैक्टली, तो वो तो ऐसा मान ही नहीं सकते कि हम, मतलब तभी देखिए ना, हिंदू बोलते हैं हमारा हिस्सा है, वो बोलते हैं हम नहीं। ये अंतर है, बट वो अंतर हेयर स्प्लिटिंग के बराबर भी माना जा सकता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। खैर, वो अपने आप को अलग मत मानना चाहते हैं, वी आर फाइन विद दैट। आई थिंक इस मामले में जो हिंदू समाज की जो उदारता है, उसके लिए तो कभी हिंदू समाज को क्रेडिट नहीं मिलेगा। खैर, सही बात है, इस देश में तो नहीं मिलेगा, बट मिलना चाहिए। अब ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस बीच में अकाली दल की फॉर्मेशन होने लगती है। अकाली दल इज बेसिकली अ बंच ऑफ पीपल जो 1919 के इलेक्शंस में जो सरदार आए थे, उनसे, उनकी लीडरशिप में स्टार्ट हुई मूवमेंट। अकाली कौन थे? अकाली ओरिजिनली जो थे वो रणजीत सिंह जी के दरबार में एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री वो थी, क्या बोलते हैं, यूनिट थी एक तरह से। वो नीले कपड़े पहनते थे, तो आप देखेंगे अकाली दल का झंडा भी नीला होता है, इसीलिए वो नीली पगड़ियां बांधते थे। आप कोई बादल फैमिली को देखिए, उनके पुरुषों को देखिए, हमेशा नीली पगड़ियां होती हैं। इवन अकाली दल के ज्यादातर जो लोग हैं वो नीली पगड़ियां पहन के घूमते हैं, कभी नोट करिएगा। वो थे वो एक्सक्यूज मी, अकाल पुरख को मानते थे वो। ये सब मूर्ति, ये सब बिल्कुल, मतलब उनको था कि निर्गुण निराकार पूजा। पूजा भी क्या, मतलब कीर्तन और ये सब जो करना है, और उसमें हिंदुओं से बिल्कुल डिस्टिंक्ट रहना है। ये तो हिंदू भी मानते हैं बहुत। वही तो बात है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि रणजीत सिंह के टाइम पर ही अकालियों को साइडलाइन कर दिया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हेड। अच्छा, उस टाइम पे रणजीत सिंह जी ने खुद उनको साइडलाइन कर दिया था। अच्छा, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट जो था वो इतना अपीलिंग लगा इन लोगों को कि ये वीर भी हैं,
ये शहादत के लिए भी तैयार है। अच्छा, शहादत का गेम बहुत खेलते हैं ये लोग आपस में। हाँ, मतलब अपने, क्योंकि वो फैक्शनल राइवलरीज इतनी रही हैं कि मैं शहीद, ये मेरा शहीद, ये बहुत खेले हैं लोग आपस में, जिसके बहुत गलत परिणाम भी हुए हैं ओवर द इयर्स। तो वी आर रेडी टू डाई फॉर द कॉज, ये एक वो सेंटीमेंट इतना प्रबल किया कि गुरुद्वारों को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला गुरुद्वारा इनफैक्ट जो कंट्रोल में आया था, आप ये थोड़ा हैरान हो जाएंगे, ये ननकाना साहब भी नहीं था, एक सियालकोट में गुरुद्वारा था बाबे दा बेर। अच्छा। सबसे पहले उसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा। नॉट फॉर ननकाना साहब, बाबे दा बेर के लिए पहले लड़े थे, और उसी टाइम के आसपास इनफैक्ट दिल्ली में भी लड़ाई करी थी इन्होंने। ये कुछ यहाँ के लोकल जो सिख थे दिल्ली के, रकाबगंज में दीवार तोड़ी गई थी, उसको लेके झगड़ा हुआ था, और इन्होंने धमकी दी कि हम आके यहाँ पे धरना देंगे। तो तब ब्रिटिशर्स का जो बाबे का बेर वाला जो एक्सपीरियंस था वो इतना खराब था, उन्होंने बोला नहीं हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं किसी तरह। वो तब भी लेकिन आ गए। अच्छा। यहाँ के लोकल सरदारों सिखों को उन्होंने उनको मान्यता ही नहीं दी। उन्होंने बोला ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिख फेथ के, हम ही है। इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज हुआ था, दीवार दोबारा बनी थी, बट मतलब शुरू से ये कोशिश है कि बाकी सिख ही नहीं है, हम ही सिख हैं इसलिए, अकालियों का। हाँ, ननकाना साहब, और ये क्यों इनके लिए लड़े थे? चंदा जो चढ़ावा था उसको कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट ये सोचने वाली बात है कि जब इवेंचुअली ननकाना साहब, हरमंदर साहब जैसे गुरुद्वारे इनके कंट्रोल में आए, पहली चीज जो इन्होंने करी थी, जो चढ़ावा था, उसको इन्होंने अपने प्रचार के लिए, अपने मतलब अकाली दल के प्रचार के लिए यूज किया था। नॉट फॉर एसजीपीसी या फिर स्कूलिंग है जो आज की डेट में हम कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए यूज किया इन्होंने। धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर राजनीतिक दल के प्रचार के लिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए जब मैं आप में से पूछे थे अकाली दल और एसजीपीसी का रिलेशन क्या है, तो मैं तो इसीलिए बोलता हूँ एसजीपीसी की पॉलिटिकल विंग है अकाली। ये समझने वाली बात है। ये कहें कि अकाली की रिलीजियस विंग है एसजीपीसी, ऐसे बोल दीजिए, एंड ये फैक्ट है, बिकॉज अकाली दल किसी भी सूरत में एसजीपीसी का कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं। वो किसी भी सूरत हाल में एसजीपीसी का कंट्रोल नहीं छोड़ेगी। उल्टा वो ये गेम, इतना डेंजरस गेम खेलते हैं कि अगर कोई और सिख खड़ा होना चाहे, उसकी मान्यताओं पर, उसकी मर्यादाओं पर खुल के प्रश्न उठाते हैं लोग, उसको गैर सिख डिक्लेयर करने की कोशिश करते रहते हैं, इतना कटिंग करते हैं दूसरे के। इवन अपने इंटरनल फैक्शंस में ही लड़ाइयाँ लड़ते हैं इस तरह की। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अकाली दल तो एक बहुत छोटा, एटलीस्ट जब सोसाइटी की बात करते हैं पॉलिटिकली भी 30 से 40% से ज़्यादा इनका रहा नहीं वोट शेयर। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो जैसे सिख तो जाट सिख और सिख तो कांग्रेस में भी हैं, अभी आम आदमी पार्टी में भी हैं, तो ये इतना बड़ा तबका जो है सिखों का ही, यही क्यों नहीं चैलेंज करता? या सारे ही सिख जट जो हैं वो अकाली हैं, ऐसा कुछ है? देखिए क्या हुआ था कि इनफैक्ट जब ये एसजीपीसी एक्ट आ रही थी, क्योंकि इवेंचुअली पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इट कंसीडर्ड टू द डिमांड ऑफ रिफॉर्म इन द गुरुद्वारा मैनेजमेंट। नारायण दास जी एक उदासी थे, उनके साथ बहुत लड़ाई हुई थी ननकाना साहब में, जिसकी वजह से बहुत सिखों का कत्लेआम भी हुआ था। वो अलग बात है कि नारायण दास ने बोला था सिखों, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन करी थी कि हमारी जान पे खतरा है, आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको जान के डाउन प्ले किया, मतलब ये क्या कर लेंगे। ऐसे ही जत्थे भेजते थे ये गुरुद्वारों पे धरने देने के लिए कि हम गुरुद्वारा टेक ओवर करेंगे, धरने दे देंगे। उस धरने के चक्कर में खून खराबा हुआ। उसने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स रखी थी नारायण दास ने, एंड ही इज मच विलिफाइड इन द सिख कम्युनिटी, एंड प्रॉब्ली आम मतलब हथियार उठाना किसी के लिए भी कोई फायदा नहीं था। गुरुद्वारे के प्रेमाइसेस में भी खून खराबा कभी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, सच बोलो तो। खैर वो हुआ है बाद में भी, ये फैक्ट है। तो जब ये चल रहा था उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये कर ही रहे थे, वर्ल्ड वॉर आ गई। वर्ल्ड वॉर के दौरान, इससे पहले जस्ट इस मूवमेंट के पैरेलल में ही वर्ल्ड वॉर हो रही थी, एंड जस्ट खत्म ही हुई थी इनफैक्ट। वर्ल्ड वॉर में क्योंकि इन्होंने सिखों को स्पेशल रिक्रूटमेंट करके उनको प्रलोभन भी दिए थे कि आपको जमीनें भी देंगे, आपको पानी बिजली का भी प्रबंध करा जाएगा, खेती के लिए आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, और पंजाब से डेट भी बहुत रेज किया था बाय द वे। जो ड्वायर है, माइकल ड्वायर, जिसकी असैसिनेशन पे अभी मूवी बनाई है उधम सिंह की, वो ड्वायर ही था उसमें।
उसने इंश्योर किया कि सबसे ज्यादा सिख, ये प्रलोभन की मदद से उसने सिख रेजिमेंट, अच्छा सिख रेजिमेंट बाय द वे, और सिख लाइट इन्फेंट्री भी होती थी, इन दोनों में कास्ट का फर्क होता था। अच्छा। सिख लाइट इन्फेंट्री जितने आपके मजहबधारी जिन्हें बोलते हैं, जो दलित रामगढ़िया टाइप थे, वो होते थे सिर्फ उसमें कोई जट सिख नहीं होता था। अच्छा। ये दिस वाज ऑलमोस्ट अ प्योर जट सिख रेजिमेंट या एक जमाने में। ठीक। और इनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन करी गई इसी वजह से इन दी इंडियन आर्मी, जैसे पंजाबी मुस्लिम्स की बहुत ओवर रिप्रेजेंटेशन थी बाय द वे फ्रॉम द अदर साइड। जब ये सब हो रहा था, ये वापस आए, इन्होंने देखा कि हमारे को तो जी इतना पूछ रहे हैं और ये हमारे गुरुद्वारे में नहीं दे रहे हैं अंग्रेज, ये बड़ा अनफेयर है। क्योंकि इनमें ऐसे बहुत लोग थे हु वर वेरी डीपली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द खालसा दीवान, सिंह सभा, तत् खालसा वर टॉकिंग अबाउट। सेंट्रल सिख लीग भी आ गई थी तब तक, जिसके इलेक्टेड मेंबर्स थे। अच्छा, जब ये सिख के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उसमें ये सिख की डेफिनेशन नहीं दे पा रहे थे फिर से कि कौन सिख है भाई। तब इन्होंने बोल दिया जी सहजधारी भी सिख बना दो। सहजधारियों ने बोला जी हम तो सिख नहीं मानते अपने आप, हम अपने आप को ऐसे अलग नहीं मानते हिंदुओं से, तो उन्होंने अपने को हिंदुओं में रहने दिया, हिंदू कम्युनल वोट में रहने दिया उन्होंने उसको। तो जी बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट था टू गिव वोट फॉर दी 6 सीट्स, और ये वही लोग निकले जिन्होंने अकाली दल की मूवमेंट स्टार्ट करी इवेंचुअली। ठीक, मतलब वही तबका था जो अकाली दल के फेवर में था। अच्छा, कमिंग बैक टू द एसजीपीसी की एक्ट, इतना लड़ाई हुई कि सिख कौन है और किसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उस समय देवर 2 फैक्शंस इन फैक्ट, एक खालसा फैक्शन जिसे बोल सकते हैं हम, अकाली फैक्शन, दूसरा देवर दीज नानक पंथी एंड सहजधारी सिख्स जो अलग फैक्शन में बैठे थे। उन्होंने विरोध किया कि हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नानक पंथी और ये सहजधारी जो थे, देवर ओके विद द उदासी महंत मैनेजिंग दी गुरुद्वारा। मतलब चैलेंजेस थे उनके लिए भी, बट देवर नॉट लाइक कि हमारा शेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनके हाथ में जाए। उस समय जी ये करवा दिया इवेंचुअली लड़ा के कि सिर्फ हम ही असली सिख हैं, बाकी कोई सिख नहीं। और आज भी वही गेम चल रहा है। इनफैक्ट सहजधारियों को अभी भी वोट देने का हक नहीं है एसजीपीसी के अफेयर्स में, पर सेंसस में जी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हमें अपने नंबर ज्यादा दिखाने। वो तब भी यही गेम खेला था, आज भी यही गेम खेला। इनफैक्ट इतना कॉन्शियसनेस सहजधारी और नानक पंथियों में था कि हम हिंदुओं में हैं, कि हिंदू महासभा की जब मूवमेंट जब पहली मीटिंग पंजाब में हुई थी, उसका चेयरमैन सरदार था, सिख था उसका चेयरमैन उस मीटिंग का। तो क्लियर, और वो सहजधारी था, नहीं नानक पंथी था। नानक देव जी का एक डिसेंडेंट था बेदी, आई थिंक केशव सिंह बेदी या रहमत सिंह बेदी करके, वो तो बिल्कुल ही फेवर में नहीं था एसजीपीसी के अंदर सिर्फ अकालियों को या सेंट्रल सिख लीग को, इन लोगों को दबदबा देने का। बट बिकॉज इतना उत्पाद मचाया हुआ था इन्होंने पंजाब के अंदर, दैट द इंटरिम गवर्नमेंट इवेंचुअली गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ द अकालीज, एंड दैट इज व्हेन द एसजीपीसी बिकेम एन अकाली बॉडी इफेक्टिवली। उसके बाद इन्होंने देखा जी हम तो सक्सेसफुल हो गए, तो हम पॉलिटिक्स में भी अपने लिए एक ट्राई करते हैं। तो हर बारी जब भी डिमांड आती थी, वो बोलते थे हमारे को 2 गुना 3 गुना हमारी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में सीटें दो, रिप्रेजेंटेशन दो, जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन दो, ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन। अगर हम 8% है तो हमें 16-30% दो। मिला तब भी ज्यादा अंग्रेजों से, लेकिन मतलब वो था कि जितना मांग सकते हो मांग लो, ताकि कुछ तो मिल जाएगा हमें बीच में। लुडिक्रस डिमांड्स। तो ये उस समय हो रहा था जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मूवमेंट था। बिल्कुल 1937 इंडिया एक्ट के टाइम पे भी इन्होंने बहुत शोर मचाया कि नहीं ऐसे ही रखना है, कि हम सिख अलग हैं, हमको अलग, हमें ज्यादा सीटें दो। हाँ, हमें ज्यादा सीटें दो। हाँ, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, तुम सब हिंदू हो, हिंदुओं के साथ ही तुम्हारे साथ पॉलिटिकली। हाँ, पंजाब में लेकिन वो यही ड्रामा चलता रहता था कि इनको देना है नहीं देना है, ऐसे करते रहते थे। अच्छा, इसके लिए देवर सबको सिख बनाने को तैयार थे वो, अपने नंबर दिखाने के लिए। सहजधारी भी सिख है, उदासी भी सिख है, रामगढ़िया भी सिख है। तब तो नामधारी निरंकारी वो भी सिख थे उनके लिए। अच्छा, निरंकारी मूवमेंट इस टाइम पे आती है भाई तब। अच्छा, निरंकारी जो अब जिसे हम निरंकारी कहते हैं, वो तो बेसिकली देवर सेवा दल और मिशन ऑफ सॉर्ट्स या एनजीओ फ्रॉम देम। अच्छा, निरंकारी मूवमेंट इस टाइम पे आती है। ये भी एक लिविंग गुरु के ट्रेडिशन को मानते थे। बट अच्छा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए क्या है। आनंद कारज एक्ट जो है, जो इनकी सिखों की जो मैरिज एक्ट है, वो निरंकारियों की देन है इनफैक्ट। ओके, आज उनको सरदार मानने को तैयार नहीं है, उनको सिख मानने को तैयार नहीं। आप देखिए, ये देखिए कितना विरोधाभास। तो मतलब जब नंबरों की बात आती है कि हमको इतने नंबर दिखाने हैं और उस हिसाब से हमको मतलब पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करनी है,
तो बन गए, सबको सिख बना देते हैं। हाँ। और जब गुरुद्वारों को चलाने की बात आती है, जहाँ पे माल है असली, हाँ, वहां पे ये सिर्फ तो अकाली ये ही। भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हाँ, नहीं है, तो फिर नेति, नेति, एक्सक्लूजरी, नेति। हाँ एक्सक्लूजनरी हाँ, हो जाता है फिर उस समय इनको वेदांत फिलॉसफी याद आ जाती है, नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, अब ये देखिए कितना विरोधाभास है इनके उसमें, बट दैट टेल्स यू कितना डेंजरस गेम खेल रहे हैं थ्रू आउट ये लोग। और ये डेंजरस गेम कितना वॉलेटाइल होता जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इनफैक्ट, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं आज भी कि हमें तो नेहरू जी ने प्रॉमिस किया था कि अलग स्टेट बन देंगे तुम्हें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज नेहरू जी क्या पटेल जी ने भी बोला था वी विल लुक इनटू योर डिमांड्स। कभी उन्होंने स्टेट प्रॉमिस नहीं करी थी। ये पंजाबी सूबा का ड्रामा इन्होंने इसी बात पे पूरा चलाया था। अपने आप को सिखों हिंदुओं से अलग करने के लिए मास्टर तारा सिंह ने इतना क्लेश किया, और उसके बाद फिर 50s में 60s में टुवर्ड उसके बाद वो ही बिकेम इररिलेवेंट इन द सिख पॉलिटिक्स इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना तंग आ गए उनकी हरकतों से। अच्छा, वही वो जो मैं बोलता ना ब्रेकफास्ट टू डिनर फास्ट वाला जो ड्रामा करते थे, 2-3 बार ये तकाल तख्त के अंदर उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो कैसे लोग झेलेंगे? साइलेंट मेजॉरिटी वाज ऑलवेज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, आज भी है। वो प्रॉब्लम ये है क्योंकि जैसे आज की बात थोड़ी बाद में करेंगे, वहीं से शुरू करते हैं। तो ये अलग अलग हो जाता है, पंजाबी सूबा बन जाता है। पंजाबी सूबा जब बना, लेकिन फिर वो कांग्रेस का वर्चस्व रहता है। कांग्रेस का तब भी वर्चस्व रहता है, ठीक है, क्योंकि जो पंजाबी सूबा में भी जो है जी आपके हिंदूज आर सिग्निफिकेंट वोट, दलित जिसमें मजहबदारी सिख भी हैं, रविदासिया भी हैं, जिसमें आपके राम और जो ओबीसी टाइप जैसे रामगढ़िया सिख भी हैं, वो अच्छे नंबर्स में रहते हैं। ठीक है। बड़ा क्लासिक एग्जांपल ऑफ रामगढ़िया सिख जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग, ज्ञानी ज़याल सिंह। खैर ज्ञानी ज़याल सिंह जी ने बहुत ऐसे भी कांड किए हैं जिसके बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है। सही बात है। बट एक सिख फेस दिखा दिया उन्होंने, पर वो जट सिख नहीं है। अब आप ये सोचिए, अच्छा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में लोग बोलते हैं ना, वो आज अपनी फैमिली को सब जट सिख बोलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में सब उन्हें को भाटी राजपूत बोलते थे। अच्छा जी, हम भाटी राजपूतों के वंशज हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर भी तो सिद्धू है ना? नहीं, उनकी वो गोत्र सिद्धू है। अरे अब कहते हैं अमरिंदर सिंह सिद्धू, आप बोलते हैं ना, तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, कितनी हैरानी की बात है। अच्छा अगर वो सच्ची में ऐसे होते, आप ये सोचिए, वरना वो कालका मंदिर को क्यों पैट्रोनाइज कर रहे होते? कालका जी का मंदिर ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस था, मतलब हम आज ये मानते हैं कि ये सिख और ये हिंदू को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कुल देवी है। रंजीत सिंह ने भी तो देखिए आप, वो तो है वही बोल रहा हूँ कि इनकी कुल देवी है बाकायदा इनके परिवार की। अब ये बोलेंगे नहीं पब्लिक में, बट इनके परिवार की कुल देवी रही है कालिका माई। अच्छा, ये मेरे को क्यों जाता है, ये मेरे को नहीं पता था कि ये आपने देखा कभी कितना चढ़ावा जाता है इनके दरबार का, मतलब ऑफिशियली इनके घर से कितना चढ़ावा जाता है हर साल? कभी आप देखिएगा कालका मंदिर में, पटियाला में इतना बड़ा मंदिर है। इट्स अ वेरी ओल्ड टेम्पल इनफैक्ट। इनके साथ जो पटियाला स्टेट बनी, पटियाला कॉन्फेडरेसी टाइप बनी थी, जो फुल्कियां स्टेट जिसे बोलते हैं, जो रंजीत सिंह के अंडर ही बन गई थी, जिसमें नाभा थी, कपूरथला थी, ये पटियाला भी थी, जिंद भी थी। तो इसमें आप देखिए पटियाला में, लेकिन हिंदू फैक्शन, अच्छा अभी भी जिसे बोलते हैं जो ये द्वाबा रीजन में, द्वाबा रीजन के जस्ट नीचे पड़ता है, द्वाबा में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी अच्छी खासी है अभी भी। द्वाबा इज बेसिकली जब ईस्टर्न पंजाब जिसे बोलेंगे एक तरह से, मतलब हरियाणा के मिलता जुलता। हाँ, इनफैक्ट जो इनकी पंजाबी भी थी, वो एक डायलेक्ट होता है पुआड़ी करके, अच्छा, जिसमें आपकी हरियाणा की बोली के बहुत शब्द यूज होते हैं। वो अब धीरे धीरे, सी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन इन पंजाब गोइंग ऑन। इन्होंने वो बोलियां भी ऑलमोस्ट खत्म करा दी। पंजाब की इतनी डाइवर्सिटी थी पंजाबी की, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है साइड पे, अपने साइड पे। फनीली पाकिस्तान में अभी भी वो किसी तरह सर्वाइव कर रही है डिस्पाइट ऑल द डिप्रेशन ऑन द लैंग्वेज। क्योंकि खैर वो मजाक के तौर पे भी यूज करते हैं उसको, फॉर डेप्रिकेटिंग ह्यूमर यूज करते हैं उसको। बट अब हमारे यहाँ पे अब पंजाबी लैंग्वेज की ही इतनी डाइवर्सिटी थी, वो खत्म कर दी है उन्होंने एक तरह से, स्टैंडर्डाइज्ड पंजाबी इन गुरुमुखी करके। खैर पंजाबी सूबा बना, नहीं बन पा रहे, जनसंघ के सपोर्ट से बन रहे हैं, इरिटेट हो गए, तो क्या करें जी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लेके आ गए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन थोड़ा सा क्लोज, हाँ, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि अगर मैं उसमें से ऑटोनॉमी का पार्ट हटा दूं, देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट जिसमें कि हमारे जो इवन जो हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट हैं उस पर एग्री करेंगे। अच्छा, लेकिन उसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ही ऑटोनॉमी का था। वो चाह रहे थे हम एक ऑलमोस्ट सेमी कंट्री स्टेटस विच वाज इक्विवेलेंट टू 1953 जम्मू कश्मीर स्टेटस, वो मांग रहे थे। आपके पास नंबर्स हैं, आप पावर नहीं बना पा रहे हैं, तो अब आप ये हथकंडा अपनाया उन्होंने, अनंतपुर साहिब से
रेजोल्यूशन निकाल के। अनंतपुर साहिब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा के लिए, सिखों के लिए। अनंतपुर साहिब उसी दौर पे कांग्रेस को भी लगा जी हमें खेलना है, बस बहुत हो गया, अब हम सिख फंडामेंटलिज्म के साथ अब हम खेलेंगे, आग हम लगाएंगे। तो जी उस समय ये लाते हैं जरनैल सिंह भिंडरावाले को। जरनैल सिंह भिंडरावाले कौन था? लोगों को, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। एक टकसाल है, टकसाल आई थिंक आप समझते हैं क्या होता है। टकसाल वाज बेसिकली एन ओल्ड लर्निंग सेंटर जिसे बोलते हैं, पर्शियन मतलब पुरानी हिंदी में, ब्रज भाषा में, पंजाबी में भी टकसाल उसके लिए यूज होता है। लर्निंग तक्षशिला से तो नहीं आया ये? मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली। और इन्होंने इसका नाम रखा था दमदमी टकसाल, ये गोविंद सिंह जी के टाइम पर बनी थी। अच्छा। दमदमी टकसाल में अब मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं, वहाँ पे बाकायदा संस्कृत भी सिखाई जाती है। वहाँ के बहुत सारे विद्वान ऐसे निकले हैं जिन्होंने बाकायदा पुराणों पे, शास्त्रों पे टीका लिखे हुए हैं। अच्छा। संस्कृत में भी, पंजाबी में भी। उसका हेड था जरनैल सिंह भिंडरावाले, और वो था कट्टर एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट व्यू होता ही है जब आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हेड करते, तो एक सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट व्यू तो होता ही है। कांग्रेस ने जयाल सिंह जी के कहने पर उनको प्रमोट करना शुरू किया। क्यों प्रमोट कर, लेकिन उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट क्यों हो रही थी? निरंकारियों की वजह से। निरंकारी मूवमेंट का नाम अगर आपने सुना हो तो गुरबख्श सिंह उनका हेड होता था उस जमाने में। उसने कुछ ऐसे काम किए जिसको ये लोग बेअदबी ही मानते हैं आज भी। उन्होंने अपने आप को गुरुओं से, गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर रखा हमेशा। मतलब ऐसा होता था कि उनकी कुर्सी ऊपर होती थी, गुरु ग्रंथ साहब उनके नीचे लेवल पे होता था। अच्छा। और ये सिखों के लिए बहुत बड़ी बेअदबी है, क्योंकि ये जीवंत गुरु हैं इनके लिए। गुरु मान्यो ग्रंथ बोल के इनको आदेश मिला था। तो खालसा वालों के लिए ये खास, ये अकाली खालसा के लिए खास तौर पे चलता है। फिर वो फिर एक बारी उनको नाम उन्होंने अपने लिए यूज करना शुरू किया, बाजावाला। बाजावाला जो नाम है मतलब बाज वाला, और बाज वाला सिर्फ एक के लिए रखा जा सकता है खालसा में, वो है गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। चिड़िया तो मैं बाज लड़ावा, ता गोविंद नाम कहलावा। तो ये प्रॉब्लम इतनी बनने लगी कि उसके भिंडरावाले के टाइम पर ही एक और चीज निकल के आई, अखंड कीर्तनी जत्था। और एक और बॉडी आई, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स यूथ फेडरेशन। अच्छा। ये बॉडीज खुल के पंजाब में विरोध कर रही थी इन चीजों का, निरंकारी मूवमेंट का, निरंकारियों का। और वो नंबर भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। खासा था। हाँ। क्योंकि खास तौर पे वो जो जैसे दलित सिख थे या ओबीसी सिख थे, जिन्हें रामगढ़िया टाइप थे, इनको बहुत अट्रैक्ट करते थे। जट्टों का दबदबा इतना ज्यादा हो गया था गुरुद्वारों के अंदर, और इतनी मतलब जैसे वो गुरुद्वारे भी अलग अलग है ना वहाँ पे, तो गाँव में। एग्जैक्टली, वो तो आज भी होते हैं, आज भी हैं। वो मानेंगे नहीं। और कहने को तो अकाली, ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इतनी मूवमेंट चला रखी कि एक गांव एक गुरुद्वारा, लेकिन वो है नहीं, वो कभी हो नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता। ये ब्राह्मणवाद बोलते हैं, असल में है जटवाद। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का कवर लेके जट पेट्रियार्की बेसिकली चल रही है। हाँ, इफ आई वर टू यूज लेफ्टिस्ट लैंग्वेज। ठीक है। दो मैं पेट्रियार्की, ब्राह्मणिकल ये सब में ज्यादा है, बट कास्ट सुप्रीमेसी व्हिच हैज बीन टाइड इनटू रिलीजियस सुप्रीमेसी, दैट इज द पॉइजन, दैट इज द अल्टीमेट पॉइजन किसी भी जगह। जब ये हो रहा था, ये अखंड कीर्तनी जत्था, भिंडरावाले के सपोर्टर, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट, इनके लोग धरना देने के लिए पहुंचे एक इवेंट पे पंजाब में। निरंकारियों, टू देयर हॉरर, निरंकारी वॉलंटियर्स थे जिनके पास हथियार थे। उन्होंने ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी। अच्छा। और बहुत सिख मरे। इतना क्रोध फैला क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना था। गुरबख्श सिंह को भी, जो हेड थे निरंकारी के, उनको भी बोला गया कि आप मतलब उनको भी ऊपर भी चार्जेस लगे, बट ही गॉट एक्विटेड बिकॉज देयर वाज नो प्रूफ कि उसके ऑर्डर पे हुआ है। और ये कौन से रीजन में ज्यादा था? ये आपका ये मालवा में। ओ, मालवा में तमाशा हुआ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सेल्फ डिफेंस की बात निकल आई, क्योंकि एंड सच बोले तो ये जो जत्थे थे ये बहुत अग्रेसिव होते थे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस का एक एस्पेक्ट रहा होगा, इन रेट्रोस्पेक्ट माना जा सकता है।
सारे फैक्ट्स तो मिलिटराइजेशन तो हो ही चुका था ना, मिलिटराइजेशन उनकी तरफ भी था और इन निरंकारियों ने भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मिलिटराइज किया हुआ था। अच्छा, निरंकारी सिर्फ एक वन ऑफ दिस थिंग जिनको डेरे बोलते हैं पंजाब में। हाँ। सबसे बड़ा डेरा जो पंजाब का है वो है राधा स्वामियों का। राधा स्वामी, जस्ट बिट ऑफ डाइग्रेशन, राधा स्वामी कौन थे? राधा स्वामी थे, अगर आप उनकी लीनियज देखें, वो सिख खत्री हैं सारे, खत्री सिख हैं। आज भी खत्री सिख ही हेड कर सकता है राधा स्वामी को, क्योंकि वो एक ही परिवार से आते हैं रफली, मतलब एक ही बड़े कुनबे से आते हैं। ये इन्होंने स्टार्ट ऑफ किया था गुरु ग्रंथ साहब को अपने तरीके से उसका पाठ करने से। ठीक है। एक खत्री सरदार थे दयाल सिंह के नाम से, जो आगरा के थे। तो असली जो दयाल बाग जो आगरा में है वो एक्चुअली उनका मंदिर बनाया गया था बाद में। वो इनके आपस में मतभेद होने से ये 5-6 में बट गए। तो एक राधा स्वामी सत्संग है, एक राधा स्वामी सत्संग तरन तारण है, एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास है। जो आपने पढ़ा होगा, ब्यास का तो बहुत ज्यादा। तो ब्यास वाज द वन जो सबसे बड़ा इन सब में। और उसके जो ये सब क्या थे, ये मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन ये डेरे की तरह माने जाते हैं, क्योंकि ये मतलब इनके ऊपर भी बहुत बेअदबी के लगते हैं बाय द वे, बट इनकी इतनी पावर इन्फ्लुएंस है कि आप अकालियों के सारे नेताओं को वहां पे मिल सकते हैं। अच्छा। इलेक्शन के टाइम पे अभी देखना कितने लोग डेरा जाएंगे वो। राधा स्वामी सत्संग के कितने लोग दर्शन करने जाएंगे, देखिए। तो पावर का खेल है सारा। शुरू से ही पावर का खेल, नंबर्स और पावर है। हाँ, क्योंकि अब जब इनको वोट चाहिए तो सब ये डेरों के चक्कर काटते हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि राधा स्वामी जो सत्संग है ये एक काउंटर फोर्स है विच इज नॉट बीइंग यूज्ड appropriately or they are not willing to be used. They don't want to see the same fate as the Nirankaris first of all. हाँ, तो फिर निरंकारियों पे चलते हैं एक बार फिर से। ठीक है। तो जब एक गुरबख्श सिंह को भी एक्विट कर दिया, तो जी भिंडरा वाले ने आवाज लगा दी फिर कि भैया ये गुरबख्श सिंह कैसे बच गए। विदिन अ फ्यू डेज गुरबख्श सिंह इज असैसिनेटेड, और उसके केस में भिंडरा वाले गेट्स अरेस्टेड, लेकिन इतना प्रेशर डलता है दैट ही इज इवेंचुअली रिलीज्ड फ्रॉम जेल। और जब निकले थे तो बाकायदा एक विक्ट्री प्रोसेशन जत्था निकला था उनके ऑनर में। कांग्रेस ने देखा था और कांग्रेस ने उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद आग लगाते गए। कांग्रेस के साथ वो इसलिए डील कर रहा था कि उसको लगता था कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, और अकालियों को किसी भी तरह से हमने तोड़ना था, क्योंकि अकालियों के वो फैक्शनल युद्धों की वजह से वैसे ही गुरुद्वारों में बहुत क्लेश मचा हुआ था। लेकिन भिंडरा वाले कांग्रेस को क्यों मतलब उसका सपोर्ट ले रहा था वो? इनिशियली जब हिंदुओं की पार्टी थी तो उसको नहीं लेना चाहिए था, उसको भी बड़ा होना था। हाँ, सच तो एक सेल्फ इंटरेस्ट था। अच्छा, अब भिंडरा वाले का कैरेक्टर कई मामलों में बहुत ग्रे शेड्स में चला जाता है, बिकॉज भिंडरा वाले सोसाइटी के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जो सोसाइटी में जिसकी सख्त डिमांड थी, जैसे बोलते हैं ना एब्सेंस ऑफ स्टेट। इस दौर तक आते आते इफेक्टिवली पंजाब के अंदर स्टेट प्रेजेंस थी नहीं। मतलब आप समझिए कि बंदर बांट थी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ नहीं था। तो जब आपकी प्रॉब्लम्स को कोई आदमी सॉल्व कर रहा है, ऑब्वियसली आपको फिर दर्जा मिलेगा स्टेट, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हाई जो लोग समझ नहीं पाते हैं। भिंडरा वाले का स्टेटस जो सिख समाज में कुछ तबकों में खास तौर पे है, वो उनको संत जी क्यों बोलते हैं आज भी, स्पेशली गांव वाले ग्रामीण इलाकों में तीर वाला संत क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एड्रेसिंग द सोशल इविल प्रॉब्लम्स। अब दहेज की प्रॉब्लम थी, कोई स्टेट एड्रेस करने को तैयार नहीं, कोई गवर्नमेंट एड्रेस करने को तैयार नहीं, पुलिस वाला आपकी सुन नहीं रहा, आपकी बेटी को जो अपर कास्ट जो जट जो वो है बोलते हैं जमींदार, वो उठा के ले जा रहा है, कोई उसकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। कौन आ रहा है? अगर ये भिंडरा वाले सपोर्ट करने आ रहा है तो फिर लोग उसको भगवान का दर्जा नहीं देंगे, संत का दर्जा नहीं देंगे, तो क्या देंगे? कहीं ना कहीं इसमें स्टेट की बहुत बड़ी फॉल्ट है। दे लेट दीज एलिमेंट्स गेट स्ट्रॉन्गर बाय नॉट परफॉर्मिंग देयर बेसिक फंक्शंस एट दैट टाइम, जो सख्त जरूरत थी इसकी। अच्छा, भिंडरा वाले ने पहली बारी से मतलब 84 वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ही एंटर्ड एंड हिड इनसाइड द गुरुद्वारा बाय द वे। अच्छा, उससे 2 साल पहले भी किया था उसने ये। जब भी उनको लगता था कि उनकी जान खतरे में है, वो घुस जाते थे गुरुद्वारे के अंदर, चले जाते थे हरमंदर साहब के अंदर, और दरबार साहब के किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में बैठ जाते थे जाके। ये 2 बारी हो चुका है पहले भी। मतलब अब आप ये गेम खेल रहे हैं, आप इधर से आग लगा रहे हैं, ऑलरेडी अकालियों की आग लगी हुई है, परफेक्ट स्टॉर्म आपने क्रिएट कर दिया था ना। फिर इस दौरान क्योंकि AISS जो स्टूडेंट यूथ फेडरेशन है, अखंड कीर्तनी जत्था है, दे स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल।
क्योंकि अब आप सोसाइटी के अंदर घुस रहे हैं, स्पेशली माझा बेल्ट जिसे बोलते हैं और मालवा बेल्ट। सिमरनजीत सिंह मान जो अकाली दल के जो मान फैक्शन के जो हेड है, उस एन ओपन खालिस्तानी बाय द वे, जो इलेक्शन भी लड़ता है। एक सीट भी नहीं आई थी उसकी शायद, वो तो 1% भी वोट नहीं मिलता उसको, बट बाकायदा उसको लड़ने दिया जाता है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। वो ये सब कर रहा था। अच्छा, उस टाइम पे भी एक फार्मर्स मूवमेंट, अगर आपको याद होगी, 80s में हुई थी, भारतीय किसान यूनियन की। हाँ, तो ये उसी में से तो निकले हुए हैं सारे फैक्शंस, बीकेयू के दुनिया जहाँ के फैक्शन है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे समझ लिया अकालियों के भी ऐसे ही दुनिया जहाँ के फैक्शन है, मतलब पैरेलल्स आर जस्ट टू मेनी कहीं ना कहीं उसमें। उस दौरान ये प्रॉब्लम हुई कि बीकेयू ने गेहूं की सप्लाई दिल्ली की रोकने की कोशिश की थी, और पंजाब से गेहूं आता था, तो किसानों को चढ़ गया गुस्सा कि हमारा गेहूं कैसे रोका आपने, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे तो पहुंच रहे थे और एकदम से रुक गए। तो जी एलियनेशन की फीलिंग तो स्ट्रांग होती जा रही थी उसी टाइम पे, और एलियनेशन इसलिए भी स्ट्रांग थी क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रीवेंसेस फैलाई जा रही थी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में कम करी गई है एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। वो तो नेहरू जी ने ही कर दिया था, बहुत बड़ा स्टेप था सर। सिर्फ सिख जाटों का नहीं, जाटों का भी किया था, सभी का किया था। हाँ, मतलब ऐसा था कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नेशनल आर्मी है ना, तो इन ऑल फेयरनेस दैट इज अ करेक्ट स्टेप। अगर आप एक नेशनल अगर वो नहीं होता तो आज इमेजिन करो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्यू डिसीजंस आई वुड से नेहरू का ब्रिलियंट था वो, एक बहुत अच्छी बुक भी है, उस पे मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट्स में। ब्रिलियंट द वे ही एग्जीक्यूटेड इट, बहुत स्ट्रेटेजिकली ये खेला था। बिल्कुल। तो अब ये सब हमारे को जान के टारगेट कर रहे हैं, हमारे को जान के वो कर रहे हैं। अब जो गुंडा एलिमेंट ऑफ द सिख, जो ये मिलिटेंट सिख फैक्शंस जो थे, वो इतने ज्यादा आपस में लड़ रहे थे, गुरुद्वारों के अंदर फसीहत बना रखी थी, इलेक्शंस बिकेम अ फार्स। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है जो ओवरसीज भी चली गई है वो से। वहाँ बाहर के गुरुद्वारों के इलेक्शन देखिए, दे जस्ट एज बैड इफ नॉट वर्स देन व्हाट इज हैपनिंग विद एसजीपीसी इलेक्शंस एवरी ईयर, एवरी टाइम। मतलब कनाडा में बाकायदा कोर्ट सुपरविजन में इलेक्शन कराना पड़ा, जहां पे 500 लोग वोट नहीं करने आते थे, कोर्ट सुपरविजन में 20,000 लोग वोट करने पहुंचे थे कि भैया अब शायद कुछ हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज सरदार तरलोचन सिंह, जो एमपी भी रह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोली बात। इनफैक्ट हिज टेक इज अ लिटिल रेडिकल फॉर द कम्युनिटी बिकॉज एंड फॉर अस आल्सो, बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग जो हमारी कम्युनिटी के लोगों को शायद पसंद है। People should not be managing the गुरुद्वारास। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्टेट को करना चाहिए, स्टेट को करने दो, मतलब वक्फ बोर्ड की तरह कर दो, बट डोंट डू इट लाइक द वे इट इज राइट नाउ। एसजीपीसी के इलेक्शन जब तक होते रहेंगे, ये जहर फैलता रहेगा। और ये सिर्फ वो नहीं है, लॉट्स ऑफ सिख्स आर नाउ अब बोलने लगे, अब उनमें हिम्मत आई है, अब बोलने लगे हैं कि क्या मजाक बना के रखा हुआ आपने। सिर्फ मतलब सारी दुनिया के गुरुद्वारों में ऑलमोस्ट ये तमाशा चलता है। नहीं हो एसजीपीसी के इलेक्शन को लेके बादल, तोहरा, लोंगोवाल, सबके फैक्शन आपस में लड़ रहे हैं, और सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ग्रीवेंसेस को। इतने में जी ऑल ऑफ अ सडन द इंडियन गवर्नमेंट डिस्कवर्ड टू देयर हॉरर, जबकि पता था बहुत टाइम से, आर्म्स बिल्डअप इज हैपनिंग इनसाइड द गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब। ओपन एडवोकेसी ऑफ अ सेपरेट स्टेट हैड स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक। उसमें बहुत लोगों को मारना भी शुरू हो गए थे बाकायदा। आफ्टर 84 ऑल्सो, इन द पीक लेट 80s अर्ली 90s, पोस्टर लगते थे कश्मीर की तरह। भाई 86 में पोस्टर लग गए थे पंजाब में भी, जैसे कश्मीर में लगे थे। हिंदुओं से बोला जा रहा है भाग जाओ यहाँ से। ये रिकॉर्डेड है न्यूज में, 80s की न्यूज में रिकॉर्डेड है बाकायदा कि पोस्टर लगे ऐसे, 30 दिन में निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो हश्र होगा तुम नहीं जानते। कश्मीर में तो बाद में हुआ। और बाय द वे इट वाज, और ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले की बात है, पाकिस्तान तो बाद में इन्वॉल्व हुआ है इसमें। ये जहर तो पहले बना था, उन्होंने तो बाद में उसको एक्सप्लॉइट किया। तो जब ये देख रहे हैं कि ये सब तमाशा हो रहा है, दैट्स व्हेन दे बेसिकली जंप इन अपने K2 प्रोजेक्ट के लिए, जिसे बोलते हैं। हरमंदिर साहब के अंदर इतना जखीरा खड़ा हो गया, मतलब लिटरली उसने किले की तरह बना दिया। जगह जगह अनफॉर्चुनेटली क्षति भी पहुंचाई स्ट्रक्चर्स को, ताकि वो कोवर्ट फायरिंग कर सकें, छुप के फायरिंग कर सकें। इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर वाज सच हाई नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इन ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही, मिलिट्री फियास्को बन गया था वो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इस हद तक कोशिश करी सैंक्टिटी बनाए रखने को कि जो दरबार साहब के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए नंगे पैर घुसे थे। अब ये सोचिए
अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने के लिए लोग पर इस बात का ध्यान रखा गया कि मर्यादा कभी भंग ना हो। लेकिन 84 के दौरान क्या हो रहा था गुरुद्वारे के अंदर, हरमंदिर साहब के अंदर? आपने बलजीत कौर का नाम सुना है? वो मैंने स्पीच सुनी है। बलजीत कौर कौन है? लोगों को पता नहीं है शायद। भिंडरा वाले पीछे बैठा है और वो एक ये गाना था मूसा वाले का। हाँ हाँ है ना। ये बलजीत कौर कौन थी? बलजीत कौर को नहीं, अच्छा बलजीत कौर अलग है, एक बलजीत भी है। बहुत बलजीत तो है। ये बलजीत कौर जो थी शी वाज अ सपोर्टर, और ये दलित सिख थी। ओके। ये एक मतलब आप समझ लीजिए शी वाज अ लव इंटरेस्ट ऑफ वन ऑफ भिंडरा वाले की मैन। अच्छा। और इसको एक्चुअली एक और भिंडरा वाले के सपोर्टर ने गैंग रेप किया था। इनसाइड वन ऑफ दी, ये 83 84 की ही बात कर रहे हैं। गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के कंपाउंड में कहा जाता है किया गया था। ठीक है। उसने जो करने वाला था उसका नाम था सुखबीर शिंदा। मैं नाम करेक्ट करके बताऊंगा कि मेरे को पूरा नाम याद है, शिंदा करके था। बड़ा फेमस केस है, सो शिंदा गोली कांड भी कहा जाता है पंजाबी में। अच्छा। जब उसको पता चला, जब उसके साथ ये हुआ था तो उसके अंदर बदले की भावना बड़ी जबरदस्त थी और उसने इसके फियांसे को भी मरवा दिया था। तो ये वो लेके गई गुरुद्वारे के अंदर बंदूक किसी तरह, क्योंकि औरतों की चेकिंग नहीं करते थे ये लोग। और बाय द वे सारी सिक्योरिटी उस समय उसने अपने हाथ में ले ली थी भिंडरा वाले के आदमियों ने। अब इसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, देयर इज नॉट इन दो भिंडरा वाले स्पीकिंग अ लॉट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज, समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल वेदर भिंडरा वाले वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद एवरीथिंग और नॉट। कई चीजें शायद उसको पता भी नहीं थी हो रही थी उसके पीछे, लाइक दिस केस पर्टिकुलरली। बलजीत कौर ने गोली मार के खत्म कर दिया शिंदा को, बट उसके साथ जो बाद में होता है उसकी बॉडी के 36 टुकड़े मिलते हैं एक बोरी में, बलजीत कौर। एंड शी हैज आल्सो बीन गैंग रेप्ड बाय द वे अगेन विद अ रॉड इंसर्टेड। इस तरह की हरकतें गुरुद्वारे में कर रहे थे लोग। बेअदबी की हम बात करते हैं और कभी बेअदबी नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्मस्थल के अंदर, ये मैं बहुत सीरियसली मानता हूँ, बिकॉज उसके बहुत गंदे परिणाम होते हैं। जहाँ भी ईश्वर का निवास होता है ना, अगर आप उसकी बेअदबी करेंगे ना, आपके साथ सिर्फ बुरा हो सकता है जीवन में और कुछ नहीं। ये मेरी पर्सनल मान्यता है। तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था क्या कर रहे हैं जो करने वाले थे, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कर रहे थे ये सब, उनको ये नहीं समझ आ रहा था क्या कर रहे हैं वो। इट वेंट टू द पॉइंट कि इतना खून खराबा कर रखा था इन्होंने, तो आप पवित्र स्थल के अंदर इतना खून बहा रहे हैं, अब्दाली से बदतर ही नहीं बन रहे ना फिर तो आप। अब्दाली ने तो एक रिलीजियस पर्पस से किया, आपने तो बिना रिलीजियस पर्पस के, मतलब उसने तो, आपने तो अपने पर्सनल गेन्स के लिए किया ना ये चीज। ये तो और भी गलत बात है कहीं ना कहीं। खुद के धर्म के साथ कर रहे हो आप अपने वो लिए। वो तो शत्रु था। और इसीलिए इनफैक्ट ये इट केम टू द पॉइंट कि ये सब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, हमारे मतलब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, उसमें सिख भी थे जो गए थे अंदर बाय द वे। सिख भी गए थे। द फर्स्ट टू एंटर द गोल्डन टेम्पल प्रेमाइसेस, एक मराठा था एक सिख था। और लीडरशिप भी तो सिख की थी ना। हाँ, जनरल ब्रार इसीलिए जान के की गई थी कि प्लीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिस्पेक्ट बनी रहे कहीं ना कहीं। दैट वाज द ओनली सो, बट बिकॉज द सिचुएशन हैड बीन अलाउड टू रीच अ पॉइंट जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, इसीलिए इतनी क्षति पहुंची, लोग मरे दोनों। और उसके बाद ऑपरेशन वुडरोज किया गया था आसपास के एरिया में सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स को फ्लश आउट करने के लिए, विच कॉज्ड इवन मोर डैमेज टू द इंडियन स्टेट फ्रैंकली। केपीएस गिल ने बोला ये। मतलब परसेप्शन इमेज इतनी खराब करके गुरुद्वारे के अंदर तो पीआर वॉर यही होती है। देखिए, आप ये नहीं समझा पा रहे किसी को कि क्या हो रहा है अंदर, आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से आप जो भी कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो बीइंग पोर्ट्रेड एज समथिंग व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट यू बिकॉज इट वाज डन इन सच अ बैड वे। और पंजाब पुलिस वाज लीडिंग इट। तो इतना खराब हुआ कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट स्पेशली, बिकॉज इंडिया इज सीन एज अ हिंदू स्टेट बाय लार्ज नंबर ऑफ रेडिकल सिक्स, ये हुआ है। इनफैक्ट केपीएस गिल, वेरी वेटरन, मतलब ग्रेट मैन, कई मामलों में कंट्रोवर्शियल बट ग्रेट मैन, उसने बोला था दैट वाज द, अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज अ डिजास्टर, दिस वाज लिटरली रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड। उस समय वुडरोज जो किया था वो नहीं करना चाहिए था उस समय। ही वाज ऑफ दैट व्यू। एवरीबडी हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट one should know that this is coming from a man who was very strongly against the Khalistani movement. लेकिन ये जो गुरुद्वारे में और हरमंदिर साहब में जो आर्म्स और ये सब टेक ओवर जो हुआ,
खालिस्तानियों ने किया, ये दूसरी तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। किया ही नहीं गया ना। कुछ साल बाद दोबारा से ऐसा होता है कि अंदर घुस जाते हैं और उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं घुसेंगे और मतलब आर्म फोर्सेस नहीं घुसेंगे भाई, आर्म फोर्सेस नहीं घुसेंगे, दैट्स द डिफरेंस। इंटेलिजेंस का था, बट क्या किया उन्होंने, सप्लाई कट कर दी, सप्लाई कट करी और फिर वो भूखे मरते मरते अपने आप ही बाहर आए। द स्मार्टेस्ट थिंग दे डिड टू बी ऑनेस्ट वाज दे ब्रॉट इन द मीडिया राइट अवे। मीडिया को देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीके से मेरे ख्याल से हैंडल किया था राजीव गांधी ने। एग्जैक्टली, अनलाइक ब्लू स्टार, बिकॉज ब्लू स्टार से ये जो सीखा ये बहुत जरूरी सीख थी। ये थोड़ा पर्सनैलिटी का भी फर्क है ना। इंदिरा गांधी का फर्क है कि मतलब इंदिरा गांधी एक कन्फ्रंटेशनल थोड़ा, I would not necessarily say just personality. I think they were better advisors with Rajiv Gandhi at that time security को लेके। Especially I think MK Dhar had a big role to play in telling people कि क्या हुआ था, कितनी mistakes हुई थी ब्लू स्टार में। दूसरी बात ये थी कि जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो रहा था तो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज कमिंग आउट एंड दैट वाज इवेंचुअली डिस्कवर्ड, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या निकला है जब इवेंचुअली द टेररिस्ट वर फ्लश्ड आउट ऑफ विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। यस, आप ये सोचिए, लाशें पड़ी हुई मिली थी बाकायदा, जो दरबार साहब का जो मेन जो जैसे बोलते हैं ना गर्भगृह जिसे हम बोलते हैं हिंदी हमारे हिंदू में, वो लाशें मिली थी वहाँ पे जो प्रसाद की थाल होती है, प्रसाद थाला जो होते हैं, उसके अंदर बाकायदा टटियाँ करी हुई थी लोगों ने। मतलब इससे ज़्यादा इतनी बेअदबी करी हुई थी अंदर, मतलब द प्लेस वाज रिड्यूस्ड टू अ हेल होल। सेवा करने के लिए बुलाना पड़ा था लोगों को, और इतनी मुश्किल हुई थी सेवा करने में, बिकॉज इट टुक वीक्स टू गेट एवरीथिंग क्लियर्ड। देयर वाज बॉडीज एवरीवेयर, देयर वाज ब्लड एवरीवेयर इनसाइड। ये आपस में एक दूसरे को ये क्या करते थे, लाके किसी को भी गुरुद्वारों के अंदर लाते थे खालिस्तानी, बिकॉज दे यूज देम एज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थ्रू आउट द मूवमेंट। इनफैक्ट मुखबिर है, लाओ गोली मारो, इन्फॉर्मर है, गोली मारो, हिंदू है, गोली मारो। हिंदुओं को जैसे कश्मीरी पंडितों को मुखबिर का दर्जा दिया था, हिंदुओं को भी मुखबिर का दर्जा दिया गया बाकायदा। 86 में पोस्टर लग रहे थे। 86 में तो इनफैक्ट हिंदुओं का तो पलायन भी शुरू हो गया था पंजाब में, रूरल पंजाब से, नॉट अर्बन पंजाब। अगर आज भी देखेंगे अर्बन पंजाब में हिंदुओं की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, रूरल पंजाब में तो आपको हिंदू ऑलमोस्ट दिखते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये पोस्टर लगे थे। 1985 या 86 की एक स्टोरी है इंडिया टुडे की, फतेहाबाद एक जगह है अमृतसर से, वहां से 14 में ही है, फतेहाबाद हरियाणा में, फतेहाबाद अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, उधर भी है। वहां से 14 हिंदू परिवारों के पलायन की कहानी आती है, और वो जो 14 परिवार हैं वो अंबाला में आके बैठ जाते हैं गांव से आके। हमें हमारी जान पे बहुत खतरा है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं रह सकते वहाँ पे, हमें इतनी धमकियाँ मिली। वहाँ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि इनके साथ बिजनेस नहीं करना है। हिंदुओं का बॉयकॉट हो गया था भाई बहुत एरियाज में। हमारे इनके साथ ट्रीटमेंट, इनको प्रॉपर्टीज ड्यूरेस में बेचनी पड़ेंगी, सिमिलर टू व्हाट वाज गोइंग ऑन इन कश्मीर। सो जब ये हुआ तो उस समय बरनाला, SS बरनाला वाज द चीफ मिनिस्टर इनफैक्ट। बरनाला फतेहाबाद के MLA को इकबाल सिंह लायलपुरा को और अपने होम मिनिस्टर को भी भेजते हैं कन्विंस करने के लिए। ये हिंदू परिवार इतने सदमे में, इतने दुखी थे और दुख के साथ क्रोध भी इतना था उनके अंदर, वो एकदम से छूटते पूछते, आप मेरी सिक्योरिटी गारंटी दोगे तो मैं जाऊँ। जस्ट इमेजिन द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड दिस MLA कांट गारंटी देयर सिक्योरिटी। दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पंजाब उस समय। इनफैक्ट ये हाल हो गया था कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन थी उस समय की, जो पंजाब में, लुधियाना में, जलंधर में, दे हैड स्टार्टेड बाइंग लैंड इन हरियाणा टू रीलोकेट ब्लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसे बोलते हैं। आप ये सोचिए, इट वाज सो बैड कि हिंदुओं के अगेंस्ट ऐसा सेंटिमेंट फैलाया जा रहा था जान के। सारी मूवमेंट जो थी मालवा और माझा रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। आर्म्ड मूवमेंट पर्टिकुलरली वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द माझा रीजन and some parts of Malwa, जो पाकिस्तान से बॉर्डरिंग है, because Pakistan had by then jumped in with arms supply. आर्म सप्लाई कैसे होती थी? पानी के रास्ते से, बॉर्डर के खुदाई जो आज भी चल रही है। अब तो खैर दूसरा तरीका है, वो बताएंगे बाद में, बट दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। इस समय अकाली चुप हो जाते हैं, आप खुद सोचिए, बिकॉज दे रियलाइज ऑल ऑफ सडन हमने क्या जहर बोया था और कहाँ पहुंच गए हम आज की डेट में। लोंगोवाल भी जब चीफ मिनिस्टर बनता है, लोंगोवाल अकॉर्ड साइन होता है, लेकिन लोंगोवाल कांट सेल दैट अकॉर्ड टू हिज ओन पार्टी। गुरचरण सिंह तोहरा रोज उसकी बैंड बजाता रहता है। इट केम टू द पॉइंट दैट इवेंचुअली हरचरण सिंह लोंगोवाल हिमसेल्फ गॉट असैसिनेटेड। दिस वाज द काइंड ऑफ पॉइजन दैट द अकाली फैक्शंस वर फाइटिंग विद ईच अदर
तो एक समय ये आ गया जो जहर घोल रहे थे वो खुद ही, हाँ वही, वो जो बोलते हैं ना कि सांप पाले तो तुम्हें डसेगा ही ना, हाँ, डस तो लिया। डसने शुरू हो गए। That is the only reason why the Akalis eventually moderated themselves over the years, because they realized हमने क्या किया है। वो अलग बात है, वो आज भी छोड़ने को तैयार नहीं चीजें, बहुत चीजों को, बट दिस इज व्हाट दे कॉस्ट। पॉलिटिक्स में कम से कम उन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिया ये सब करना कुछ हद तक 90s के बाद। हाँ, और तभी एक दौर शुरू होता है जहाँ पे अकाली दल एक फैमिली पॉलिटिकल यूनिट बन जाता है। हाँ, बादलों का टेक ओवर, बादल धीरे धीरे टेक ओवर करने लगते हैं, एंड बादल दूसरों के साथ भी ये डील करते हैं कि वी विल टेक कंट्रोल ऑफ द फैमिली, हम तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारी अपनी जैसे होते ना रियासत टाइप, सूबा टाइप तुम्हें मिल जाएंगे, संभालो अपने, बट वी विल हेड द होल थिंग, काइंड ऑफ लूज दरबार कॉन्फेडरेसी टाइप जैसे बोलूंगा, वो बनाना शुरू करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर उस टाइम पे। तो आज उस वो जो एलिमेंट्स हैं, ये तो एक हिस्ट्री हुआ, और हम सब ने ये सोचा था कि 90s के बाद ठंडा पड़ गया है मामला, तो उसका कितना फर्क आज भी हमको दिखता है। वो ग्रीवियंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं लगती हैं। आजकल के जो किसान का जो पूरा आंदोलन हुआ, उसमें जो दिल्ली के प्रति जो मतलब सेंटीमेंट निकल के आया, वो मतलब बहुत खराब था उस तरीके से देखा जाए, ओपनली, मतलब भिंडरावाले की को यूज कर रहे हैं वो। आपने बहुत सही बात बोली। इसमें इनफैक्ट प्रॉब्लम ये थी कि जस्ट लाइक एनी अदर सिख इनिशिएटिव, इसमें भी दो फैक्शन बन गए थे। किसमें? ये फार्मर मूवमेंट के सिखों की एक था जो ओपनली इस तरह के एलिमेंट को कोट कर रहा था, दूसरा चुप बैठा हुआ था, बट हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये हमेशा प्रॉब्लम रही है, ये हमेशा प्रॉब्लम बनती है। हम ये सोचते हैं कि 1980s में मूवमेंट खत्म हो गई थी। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मेरी राय तो ये कहती है कि कभी मूवमेंट खत्म ही नहीं हुई है। एनआरआईज में चली गई थी ना, जो नॉन रेजिडेंट सिख थे वो लेके चले गए अपने साथ मूवमेंट बाहर। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था कनाडा में, बाकायदा सिख बॉडी की मूवमेंट हुई थी, सिख वर्ल्ड फेडरेशन की मीटिंग, पहला कन्वेंशन हुआ था, उसमें एक काली सिख था, मतलब निहंगी टाइप था। निहंगी, खैर यहाँ के निहंग और वहाँ के उनको तो मैं बहुत अलग मानता हूँ। यहाँ के वाले इनफैक्ट आर मोर प्रो इंडिया प्रॉब्ली देन, जो कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन, देन व्हाट मोस्ट पीपल विल टेल यू, बिकॉज वो इसको अपनी पुण्य भूमि में मानते हैं हर एंगल से, जैसे हिंदू मानते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला, जब तक हम 50,000 हिंदुओं का कत्ल नहीं करेंगे तब तक हम चैन से सांस नहीं लेंगे। दीज आर पब्लिक रिकॉर्डिंग दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, कोई भी ढूंढ के निकाल सकता है आज भी। CBS न्यूज, पर्टिकुलरली टेरी मिलिस्की करके एक जर्नलिस्ट है, उसने बहुत अभी रिसेंट टाइम में एक्सटेंसिवली इस इशू पे काम किया है, एक किताब भी लिखी है। He also wrote the McDonald Laurier paper on Khalistan, which went viral to 1.5 years back, जिसमें उसने बताया कि पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। और ये एलिमेंट कनाडा में गुरुद्वारों को टेक ओवर कर लेता है, ओपनली टेक ओवर करता है। यूके में ये एलिमेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं, यूरोप के अंदर एलिमेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेक ओवर कर लेते हैं गुरुद्वारों में। आप ये सोचिए कि जब ये कनिष्का एयर बॉम्बिंग हुई थी कनाडा की, जिसमें 300 लोग से ज़्यादा मरे थे, उसमें सिर्फ 14,000 सिख मरे थे। वो भी इसलिए बिकॉज सिखों गुरुद्वारों में ओपनली अनाउंसमेंट हो रही थी अपेरेंटली कि कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट मत लेना, कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट मत लेना। दैट वाज अ डायरेक्ट अटैक, दैट वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन सम वेज टू द ब्लू स्टार ऑपरेशन। लेकिन दुर्भाग्य देखे, कनाडा तलविंदर सिंह परमार, अजय सिंह बागरी को जेल नहीं दे सकी, जबकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, सब कुछ है उनके पास दिखाने के लिए, लेकिन वो भेज नहीं सकते। और खासतौर पे तो अभी की तो जो खासतौर पे गवर्नमेंट है, कोई मतलब ही नहीं वो तो वोट बैंक ही उनका वही है। दे आर प्लेइंग द सेम सिनिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स जो इंडिया में खेली जाती है। लिबरल्स द वर्ल्ड ओवर, मेरे को लगता है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो यही कर सकते हैं, चैंपियन है ना। हाँ, ट्रूडो से बड़ा तो शायद मैंने मतलब, और मुझे तो दुख ये लगता है कि ट्रूडो और राहुल गांधी के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। कल को कोई राहुल गांधी, बस वो पावर वाली बात है, उनके पास पावर है, थोड़ा सा मतलब पढ़ा लिखा है, या और कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसान आंदोलन की अभी बात कर लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट था, इन्होंने किसान आंदोलन में खुल के पैसा लगाया। किसने? ये जो बाहर जो बाहर वालों का खुल के पैसा लगा है, खुल के सपोर्ट आया है। गांव से भी बहुत सपोर्ट मिला है। गांव में तो इनफैक्ट ये हालत थी, लोगों को फाइन लग रहे थे कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। बिल्कुल। और ये मूवमेंट भी मतलब मुझे ये पता चला, लोगों जो पंजाब के हैं वो बताते हैं कि मालवा जो रीजन है,
ये पूरा जो लोग उठ के आए हुए थे ये वहीं से थे। बिल्कुल। माझा और दोआबा में इतना नहीं था, मतलब ग्राउंड पे सबका सपोर्ट था, बट उतना नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सिमरनजीत सिंह मान की मैंने बात करी थी ना, उसने बोला था एक बारी, देयर इज अ बुक बाय दिस कैनेडियन स्कॉलर या अमेरिकन स्कॉलर कॉल्ड पेटिग्रू ऑन, शी डिड अ फील्ड सर्वे ऑफ खालिस्तान मूवमेंट अपने 3 विजिट्स में एट द पीक ऑफ द मिलिटेंसी किस तरह आई थी। तो उसने सिमरनजीत सिंह मान को कोट किया हुआ है, माझा इज द आर्म एंड मालवा इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट। तो मालवा में भी प्रेजेंस बहुत रही थी, बट मालवा में आर्म्ड प्रेजेंस नहीं थी उस तरह की जिस तरह की पॉलिटिकल सेंटिमेंट थी। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा, बट सिंपैथाइजर्स हैं। पॉइंट यही है कि वो सिंपैथी आज भी है किसी न किसी फॉर्म। मालवा थोड़ा रीजन भी बड़ा है ना, मच बिगर। माझा में तो आर्म्ड रेजिस्टेंस खैर इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वहां पे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे ज्यादा है। अमृतसर है वहां पे, अमृतसर है, तरन तारण है, ये सारी जगह आती हैं जो बड़े बड़े जो मतलब जो इम्पोर्टेंट स्थान है। दुआबा में नहीं थी, दुआबा में हिंदुओं की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। अब मालवा में भी इवन इन द पीक ऑफ मिलिटेंसी जब ये सो कॉल्ड लिबरेटेड जोन्स बनाए थे, वो बेसिकली बॉर्डर के साथ का ही 50-60 किलोमीटर का रीजन था जहां पे ये प्रॉब्लम थी। तो ये जो 50 किलोमीटर की जो लाइन बनी है ना पंजाब में बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन की, बहुत स्ट्रेटेजिक है कई मामलों में। वो कोई बोलेगा नहीं पब्लिकली, बट इफ यू लुक एट इट केयरफुली उसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि वो वाटर शेड को भी काटती है, क्योंकि पानी के वो वाटर शेड को भी काटती है क्योंकि पानी के रास्ते स्मगलिंग बहुत होती थी। हरीके वेटलैंड इज लिटरली ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके थ्रू जितना आर्म्स का जखीरा और ड्रग्स का जखीरा आता था आप सोच भी नहीं सकते हैं एक जमाने में। पुलिस, पंजाब पुलिस इज वन ऑफ द फ्यू पुलिस फोर्सेस इन इंडिया जो वाटर पेट्रोलिंग करती है फॉर दैट वेरी रीजन। और अब वो पूरा बीएसएफ के अंडर आ गया। अब बीएसएफ के अंडर आ गया। अब पंजाब पुलिस क्योंकि इतनी पॉलिटिसाइज कर दी जा चुकी है। अच्छा, पंजाब पुलिस के एक्सेसेस भी थे, सच बोलूं तो ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट पंजाब पुलिस के एक्सेसेस को आपको एक और भी एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। वो जट और जट की लड़ाई थी। जट मिलिटेंसी में भी थे, जट पुलिस फोर्स में भी थे। पहले तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर द खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान कमांडो फोर्स केम आउट फ्रॉम ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट यूथ फेडरेशन, अखंड कीर्तनी जत्था से बब्बर खालसा निकल, जो 2 बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भाई। बहुत पॉपुलर सेंटीमेंट था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये औरतों के पास जाते थे गाँव में, बोलते आप माता जी तुसी सानू पैसे दो, तुसी सानू सोना दो, हम आपको इसका इंटरेस्ट देंगे खालिस्तान बना के, अपना करेंसी चला के। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू ल्योर विमेन इनटू सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली। लेकिन एक टाइम आया जब इन्होंने इतनी अति कर दी, देयर आर इंस्टेंसेस, वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस, कि इन्होंने जबरदस्ती ब्याना शुरू किया औरतों से गाँव में। जबरदस्ती गैंगरेप होते थे लड़कियों के, मतलब सेक्सुअल फेवर्स लिए जाते थे। दैट इज हाउ द मूवमेंट एसेंशियली बिकेम वीक। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरेंडर्ड मिलिटेंट्स ने बोला है, हमने अति कर दी थी इसीलिए हम लोगों के सपोर्ट चली गई। और यदि जटवाद जो है वो ऐसा है कि हम इज्जत नहीं खो सकते कभी, है ना, उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे, जान लेनी पड़े तो ले भी लेंगे। तो बेसिकली जट और जट की लड़ाई बन गई। केपीएस गिल का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जमाने का, एक कोई था जर्नलिस्ट बड़ा फेमस था, तो उसने बोला कि ये एक्सेसेस हो रहे हैं एंड दिस एंड दैट, बड़ा एजुकेटेड। तो पंजाबी में केपीएस गिल ने बोला, भरावे ये तो जट नाल जट दी लड़ाई सी, तुसी पापे किथे आ रहे हो। खतरी सरदार था, उनको पापे बोलते हैं, ये पेजोरेटिवली यूज किया जाता है इनफैक्ट खतरियों में, जटों में। तुसी पापे किथों आ रहे हो। सी दिस इज द पॉइंट। वो एंड केपीएस गिल आल्सो न्यू इट। केपीएस गिल ने तो इनफैक्ट बहुत चीजें कंट्रोल में करने की कोशिश की, पुलिस एक्सेसेस की। वो अलग बात है, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि इट हैड गॉन आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ हिम आल्सो। फेक सरेंडर्स के नाम पे, क्योंकि रिवॉर्ड्स मिलते थे तो जी वो भी था, फेक एनकाउंटर्स बड़े होते थे, बट लिटरली द मूवमेंट वाज क्रश्ड। इनफैक्ट एक केस बताता हूँ, एक था लाभ सिंह करके। ही वॉज अ वेरी फेमस सपोर्टर, मतलब वेरी फेमस, ऑलमोस्ट लाइक द राइट हैंड मैन ऑफ भिंडरा वाले। वो उसने डकैती करी थी बॉम्बे में, तब बॉम्बे बोलते एक्सक्यूज मी, पैसा इकट्ठा किया था। उसने पुलिस से आर्म्स भी चोरी किए थे पंजाब के अंदर ही, चेक पोस्ट से, और इसीलिए उसको लाभ सिंह नाम रख दिया गया था। अच्छा लिटरली सानू बहुत लाभ पहुंचाता। आज तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ लाभ सिंह। अच्छा जी, लाभ सिंह कैसे पकड़ा गया?
पकड़ा क्या गया, ही वॉज किल्ड बाय द वे। कैसे मरा, इतनी मतलब वियर्ड स्टोरी है, मतलब ट्रेजिक कॉमिक स्टोरी बोलूंगा। लाभ सिंह की कमजोरी थी औरतें, देवर इज वीकनेस, और वो एक लेडी के चक्कर में फंसा हुआ था होशियारपुर में। और वो लेडी जो थी, तो पुलिस वाले छुप छपा, उनको पता चला जब, तो वो लेडी से मिलने गए और उन्होंने पूछा कि तो सब हर कोई तो जर्नैल ही होता था, खैर इनके में जर्नैल कमांडर ही होते थे, उससे नीचे तो कोई मानता ही नहीं था अपने आप को मूवमेंट में। दैट इज द आयरनी ऑफ इट ऑल, क्योंकि वही ना, इनको मजे ही आते थे, वो कमांडो बनना है जी, सानू कमांडो बनना। तो जब उनको पता चला, एंड दिस इज बाय द वे डॉक्यूमेंटेड बाय अ वेरी फेमस सिख आरजे न्यूजीलैंड में, हरनेक सिंह, उसने रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है यूट्यूब पे, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट, कि लाभ सिंह कैसे पकड़ा गया था। तो लाभ सिंह के बारे में पूछा कि लाभ सिंह नहीं है, वो जर्नैल साहब नहीं आए, उन्हें परसों आना है। फिर उन्होंने बताया, पुलिस वाले जो अंडर कवर थे, कि हम ये हैं, तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। आइडिया वॉज टू कैप्चर इन माई लाइफ। तो उसको ना नशा दे के वो कुछ मतलब पाउडर दूध में मिला के पिलाना था। ओडी हो गया, ओवरडोज। यस, एंड देन दे हैड टू शो कि तो मर गया। तो उन्होंने उसकी बॉडी के साथ नकली एनकाउंटर बना के दिखा दिया कि ये ऐसे मरा है, बट दैट वाज ओनली बिकॉज दे न्यू वेर ही वाज गोइंग टू कम। आप ये सोचिए कि जो आदमी वैसे पकड़ में नहीं आ रहा, वो इस वजह से पकड़ में आया। दिस इज व्हाट दीस पीपल वर अप टू। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की वजह से वैसी बहुत किरकिरी हो चुकी थी पूरी खालिस्तान मूवमेंट की। दो एनआरआईज में ये कभी एनआरआई सिखों में ये बात खुल के नहीं बोल पाता कोई, क्योंकि वो आपस में इतना कत्लो गारत करने की हिम्मत इतना मतलब वो पोटेंशियल रखते हैं। एक कनाडा का रिटायर्ड एमपी है धालीवाल करके, उसके साथ इतनी भयंकर मारपीट करी थी व्हेन ही क्रिटिसाइज्ड द खालिस्तान मूवमेंट, कनाडा के अंदर, बाय द वे सोचिए, इन अ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। वो 6 महीने अस्पताल में रहा था, उसमें से आई थिंक 1 महीना कोमा में था शायद वो। दिस इज द काइंड ऑफ टेरर दीज पीपल हैव ऑन देयर ओन एंड द स्ट्रॉन्ग होल्ड, द ग्रिप दे हैव ऑन देयर ओन कम्युनिटी, कि आप खुल के नहीं बोल सकते चीजें। तो ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं हुई है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ। लेकिन पंजाब के अंदर तो ये जब ये कर रहे, तो 90s में तो फिर वो, आप ये देखिए, सिर्फ अपने बीजेपी, सिर्फ ये अकाली सिख भी नहीं मरे, हिंदू तो बहुत मरे, बीजेपी आरएसएस के भी बहुत लोग मरे। एक बड़े फेमस नेता होते थे बाबू हितपिलाशी करके, ही वाज एन आरएसएस कार्यकर्ता, ही इवेंचुअली जॉइंड द बीजेपी, जनसंघ, फिर जनसंघ से बीजेपी। ही हैड आल्सो बीन मेयर इन फैक्ट ऑफ आई थिंक फिलौर या फगवाड़ा। तो एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड अमंगस्ट ऑल कम्युनिटीज। ही वॉज टूरिंग पंजाब एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, कि हिंदू सिख रिलेशंस किस तरह बने रहें, ताकि, क्योंकि हिंदुओं का जब पलायन शुरू हुआ सब घबरा गए। मिलिट्री एक्शन तक तो ठीक था, पर ये कल्चरल प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए किसी भी हालत में। ये रिलीजियस प्रॉब्लम बनेगी तो पूरे मतलब पीपल थॉट नॉर्थ वेस्ट इंडिया खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो वो घूम रहे थे एंड ही वाज शॉट डेड आउटसाइड हिज हाउस इन 1993। ऐसे ही आरएसएस के बहुत कार्यकर्ता मरे बिकॉज दे वर एडवोकेटिंग ओपनली। एक वो बड़ा पॉपुलर स्लोगन था ना, हिंदू और सिख तो प्राण ए था भारत दी सज्जी खप्पी आंख ने, लेफ्ट और दाई और बाई आंख है भारत की, ये तो भाई हैं आपस में। बट दैट वाज अ मूव, तो कहीं ना कहीं मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग पैशन अंडर कंट्रोल फॉर द हिंदू कम्युनिटी एटलीस्ट, उसका क्रेडिट तो देना चाहिए। और वो पलायन भी रुका किसी वजह से। आई न्यू, मेरे एक नेबर थे एक ज़माने में, वो अमृतसर के थे, SBI में he is retired SBI मैनेजर। he had to run overnight from अमृतसर बिकॉज के घर के पास वो पोस्टर लगा था। भागा था वहाँ से अमृतसर से। सोचिए मूवमेंट का भी ऐसा वो सेंटीमेंट रहा है कहीं ना किसी फॉर्म में। एंड देयर आर ग्रीवेंसेस, बट दो ग्रीवेंसेस के रीजंस क्या हैं? आर दे फाउंडेड इन रियलिटी और नॉट? पंजाब का स्पेशल स्टेटस तो प्रोक्योरमेंट में आज भी है, तो फार्मर्स के अगेंस्ट क्या, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन तो सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद किया। उनको क्या मतलब बहुत स्टेट्स को नुकसान पहुंचा ग्रीन रेवोल्यूशन, नोबडी कैन डिनाई दैट। तो सिर्फ पंजाब की प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो आज की डेट में, अगर मैं सच बोलूँ तो। हरियाणा में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत बैड इफेक्ट्स अब दिखने लगे, हम क्यों नहीं वो पंजाब में देखते तमाशे? इसलिए बिकॉज दो जो एक बार वो बीज बो चुके हैं, वो बीज बन गया वट का वृक्ष। और वट के वृक्ष के नीचे जब जड़ें लगती हैं तो कुछ नहीं उग पाता है। तो अब जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है इनकी कम्युनिटी के अंदर, जो इंट्रोस्पेक्शन की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा लोग नहीं है, बट द एबिलिटी हैज़ बीन कंस्ट्रिक्टेड, क्योंकि जैसे वट का वृक्ष जड़ लगा के सब कुछ रोक देता है, इन्होंने भी रोकने की कोशिश रोक दिया है एक तरह से। क्या वो उसका एक कारण ये भी है कि मतलब मैं अभी बात कर रहा था एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से, तो वो कह रहे थे पिछले एपिसोड में ही
प्रदीप भंडारी तो कह रहे थे जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यंग जनरेशन है ही नहीं, वो तो है, मतलब बाहर जा रहे हैं सब ये मोस्टली, यंग जनरेशन बाहर जाती है और दे गेट एक्सपोज टू द खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। इनमें से आधे से ज्यादा लोग जो होते पढ़े लिखे नहीं होते ठीक से, दे डोंट वांट टू यूज देयर फैकल्टीज बिकॉज इट इज इजियर टू, भेड़ चाल तो सबके लिए आसान होती है, राइट। एक स्टडी थी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, उन्होंने फील्ड सर्वे किया था कि ये टेररिज्म माझा बेल्ट में कैसे हुई, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टडी है, बुक बनी थी इस पर। दैट बुक इज आउट ऑफ पब्लिक प्रिंट अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। आई होप वी कैन गेट इट ऑनलाइन समडे। आई हर्ड अबाउट दिस वेरी रिसेंटली फ्रॉम समवन एंड आई चेकड अप द बुक, बुक एग्जिस्ट करती है। तो वो फील्ड सर्वे में ये पता चला कि पुलिस एक्सेसेस वर ऑल्सो नॉट द बिग रीजन कि लोगों ने हथियार उठाए हैं। हथियार उठाने वालों का डेमोग्राफी अगर देखें, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, आधे ज़्यादा उसमें अनपढ़ थे लिटरली, और उनको कुछ समझ नहीं थी चीज़ों की। बस उन्होंने हथियार इसलिए उठा लिए थे उनके बुजुर्गों के अकॉर्डिंग कि शस्त्रा नाल मोह हो गया सी सानू। आप समझ रहे हैं? सी दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। शस्त्रा नाल मोह हो गया सी सानू, मतलब उनको भी पता है कि कर रहे बकवास, लेकिन अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। दिस इज व्हाट वाज अचीव्ड। और वो जो यूथ एलिमेंट की आप बात करें ना, पंजाब इज नाउ सफरिंग बिग टाइम बिकॉज ऑफ इट। पंजाब का फर्टिलिटी रेट जो है, इट इज वे बिलो द नेशनल एवरेज। लोग तो पिछले सेंसस के बारे में ये भी बताते हैं, सिख तो ऑलमोस्ट 30-40 साल में खत्म हो जाएंगे इंडिया के अंदर, जिस तरह वो कहते हैं उनकी फर्टिलिटी इतनी गिर चुकी है। और मोस्टली बाहर भी तो जा रहे हैं ना, और वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे बिकॉज पंजाब हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सेसपूल फॉर देम इन मेनी वेज। पंजाब में आप देखिए, आप लोगों के अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटीज नहीं देख सकते आज की डेट में। मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है सब्सिडी के ऊपर इतना भारी तरीके से हावी है ना वो। सब्सिडी हर चीज के लिए सब्सिडी मांगते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। वो तो हरियाणा में भी है। हरियाणा का मतलब वर्ल्ड जो पंजाब में है वो हरियाणा में है। मैंने दुनिया के कितने फार्मर्स के बारे में मैंने उनके टेस्टिमनी सुनी है कि फार्मिंग इज अ ब्रोकन प्रोफेशन टुडे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट कर रहे हैं लोग। चलिए मानता हूँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, बट इसके लिए आप इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिगर कॉज, जो मतलब जो रूट कॉजेज हैं, आप हर किसी को ब्लेम करना शुरू कर दें। फिर आप गुरुद्वारों के अंदर ये पॉलिटिक्स खेलते हैं सिनिकल, कि जी हमारे साथ जी धोखा हो रहा है। अच्छा, इसमें भी देखिए कितना बड़ा रोल था। अच्छा, खालिस्तानी एलिमेंट्स तो बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिकली, वो पता नहीं चलेगा आपको। अगर आप पब्लिक कल्चर देखेंगे, सिख एक्सट्रीमिज्म के जो एलिमेंट्स हैं बहुत आसानी से दिखते हैं। एक बड़े फेमस कॉमेडियन है जसविंदर भल्ला, बड़े फेमस है पंजाबी कॉमेडी बड़े फेमस है। उसके पास सिर्फ पंडित और सरदार के जोक्स होते हैं। आज की डेट में अगर आप सरदारों के बारे में जोक्स करें, करना तो किसी के बारे में नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, बट पंडितों के बारे में खुल के जोक होते हैं, ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणवाद के ऊपर खूब शोर मचा रहता है। आरएसएस ने कोशिश करी कि घर वापसी हो सके जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियंस, तो जी आरएसएस की साजिश थी। सारा कुछ आरएसएस की साजिश है आजकल। ये हाल बना दिया पंजाब के अंदर। एवरीथिंग इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। और ये लोग इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहे हैं? किसी बड़े फेमस बड़े आजकल बड़े चर्चा में हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने एक गुरुद्वारा के बड़े सीनियर एसजीपीसी के बड़े सीनियर आदमी से बात करी कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। एसजीपीसी का रिस्पॉन्स जो वो बता रहे हैं, अगर वो सच है तो मतलब हम सबको बहुत चिंता होनी चाहिए। वो साढ़े नहीं हो सके उन्ना दे के होंगे। टिपिकल हिंदू रिस्पॉन्स भी है ये ऐसा। हाँ, वो हमारे नहीं सके तो उनके क्या होंगे वो। ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है? चमकौर साहब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है सिखों के लिए, एशिया का सबसे बड़ा चर्च वहां बन रहा है बाकायदा। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, ये जो मिरेकल हीलिंग करते हैं लोग, क्वैकरी इज प्रोहिबिट एज बाय द वे क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्वैकरी ही तो है, ये क्वैकरी नहीं है क्या? तो इनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं होता? बिकॉज दीज पीपल, ये दूसरा नया वोट बैंक बन गया आजकल। अब कितनी क्रिश्चियंस की नंबर है ये हमें नहीं पता पंजाब में, लेकिन खुल के जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं लोग सब मिलके। फ्रैंको मुलक्कल का नाम याद है आपको? ये केरला वाले ना। आपको पता है वो क्या था? वो ही वाज द बिशप ऑफ द जलंधर डायोसिस, कैथोलिक चर्च। आई नो। बजिंदर सिंह यही पास्टर जलंधर का ही। अंकुर नरूला पास्टर। आप जितने नाम पढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे। एक तो ये सब ये द्वाबा और ये माझा बेल्ट के, और ये खुल के
प्रोसेलिटाइजेशन करते हैं। गुरदासपुर में 10% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। गुरदासपुर के लोगों ने खुद पिटिशन करी थी कुछ साल पहले कि दिस इज रॉन्ग, देयर आर मेनी मोर क्रिश्चियंस इन द स्टेट। आप सोचिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुद बोल रही है। तो ये सिखों को कर रहे हैं, दलित सिखों को कर रहे हैं, किसको, कौन टारगेट है? अब ये बड़ी मजे की बात है, या हिंदुओं को आपने भी कर रहे कभी, हैं? अगर आप कभी इनकी वीडियोस देखेंगे ना, खैर बियॉन्ड एंटरटेनमेंट वैल्यू जैसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको देख के हंसी ही आ सकती है। किन चीजों के लिए डिमांड हो रही है? कनाडा के वीजा के लिए डिमांड हो रही है, प्रेयर हो रही है, मिरेकल हीलिंग के लिए प्रेयर होती है, ठीक है, हमारा घर बस जाए, हमारी इनकम हो जाए, इसके लिए होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सिग्निफिकेंट इन पंजाब, पैसा किसी के पास नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत यूथ है वो भी कनाडा जाके अपनी जिंदगी बेटर करना चाहता है। पूंजीपतियों से इनको परेशानी है, इनके गानों में पूंजीपतियों को गालियां देते हैं बाकायदा, लेकिन इनको पूंजीवाद सिस्टम्स में जाना है काम करने। ये देखिए विरोधाभास देखिए, इनको ये यही बोलता है ना, इसलिए अपनी इंडिपेंडेंट फैकल्टी कोई नहीं यूज करना चाह रहा। वैसे तो ओडी वोडी सब दिखाते हैं, वो तो है ना। नहीं अब ये देखो, वही देखो, अभी एक बड़ा फेमस सिंगर है पंजाबी, बब्बल राय करके, किसान मूवमेंट के टाइम पे उसने गाना निकाला, पूंजीपतियों से बच के रहो, किसान जाग, ठीक है, खुद ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यूट्यूब पे गाने मोनेटाइज कर रहा है, वो पूंजीवाद नहीं है? मतलब आप विरोधाभास देखें ना, कितना मतलब दिमाग चलना बंद हो गया कई लोगों का, जो इनकी स्पेशली दो वंस हु कुड इन्फ्लुएंस पीपल करेक्टली, वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो यूथ को क्या मैसेज जाएगा? इस बीच में जब आपका पढ़ा लिखा नहीं है यूथ, कंडीशंस फिर वही आ रही है। तो वही ना, जैजी भी कैलिफोर्निया में रहता है, जैजी भी खुद अपने आप को, अच्छा इनको बेअदबी से प्रॉब्लम है ना, जैसे भी अपने आप को भिंडरा वाले जैसा बना के घूम रहा है, वो बेअदबी नहीं है। एक गाना बनाया था इसने, दिल्ली दो तीर, हाँ, आपने शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मैंने पूरा थ्रेड भी बना रखा है ट्विटर पे इसके ऊपर, आप वो वीडियो देखिए, किसकी तरह बन के घूम रहा है। तो ये वो तो बाहर रह रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले को देख लो, उसने तीर वाला संत और ये सब बहुत फार्म लॉज पे गाने बनाए थे, उसमें ओपनली उसको दिखाया गया था। वो तो जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर्टिकुलरली है, क्या पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें तो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का जो कंट्रोल है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते, एंड दे आर ड्यूटी बाउंड एज अ रिजल्ट। देखिए क्या हुआ था 80s में, पर्टिकुलरली जैसे गुरदास मान जैसे सिंगर्स थे, उनके ऊपर बकायदा जैसे फतवे के बराबर जारी किए गए थे। अभी भी आया था, हाँ, कि ये कल्चरली रॉन्ग है। हैरानी की बात तो पता नहीं आपको, ये हनी सिंह के ऊपर भी हो रखा है। हाँ, उसके ऊपर तो हो ही रखा होगा। तो ये सब के ऊपर कर रखे हैं। और वन ऑफ द रीजंस आल्सो बैक इन द डे कि ये मूवमेंट वीक हुई थी, कि ये कल्चर में घुसने लग गए थे जबरदस्ती, कल्चरल चीज़ों को, कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तो फतवे जारी करने लग गए थे। देयर आर पोस्टर्स लोगों ने संभाल के रखे हुए इन चीज़ों के, तो वो उसमें टेक्स्ट में यही लिखा है, ये मर्यादा के खिलाफ है, ये नहीं कर सकते। मतलब इट केम टू द पॉइंट दे वर बिकमिंग लाइक जो मौलाना लोग होते हैं। That is where they also lost a lot of popularity. मतलब ये हैरान, but it's going back again to the same track, unfortunately within Punjab. लेकिन दूसरे उसमें अब दूसरे कवर के अंदर जा रहा है। तो ये जैसे मूसेवाला को कांग्रेस में ले लिया, मतलब इतना ओपनली खालिस्तानी सपोर्टर, भिंडरा वाले सपोर्टर, आप कहाँ पंजाब में कांग्रेस हिंदू पार्टी होती थी और वो इस तरीके के एलिमेंट्स को एंटरटेन कर रही है आज। अब देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना, कि एवरीबडी नोज व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन पंजाब में खुल के कोई बोलना नहीं चाहता। एंड इवन विद इन द सिख कम्युनिटी कई एलिमेंट्स हैं जो खुल के बोलने की कोशिश करते हैं। अब ये किसी ने तो ये भी एलिगेशन लगाया कि व्हाई डू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पैंडर टू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। अभी एक रिसेंट केस हुआ था कि जब ये SGPC एक्ट को वो किया था, इन्होंने अमेंड किया था, उसमें लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया है उस अमेंडमेंट को, वो इसलिए क्रिटिसाइज किया कि सहजधारियों को तो बिल्कुल ही कट आउट कर दिया। What it means is basically the only people who will ever vote for the Akali Dal will be able to vote in SGPC effectively. अकाली दल पंथक पार्टी बोलती थी अपने आप, आज की डेट में वो पंथक पार्टी क्या मतलब कहना, कैसे कहूँ, सुखबीर सिंह बादल इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फिगर्स राइट नाउ इन पंजाब, अपार्ट फ्रॉम अमरिंदर सिंह, बिकॉज ही सीन एज अ सेल आउट टू हिंदू कॉजेस, टू द हिंदू पार्टी। तो क्या अमरिंदर सिंह का जो कमजोर हुआ है पिछले 5 साल में, स्टेचर जो है वो घटा है, वो इसके कारण है? वही घटा, यही बात है। इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट दिस, कि इनको बट वो कभी भी रेडिकल तो कभी भी नहीं थे ना। थे एक जमाने में, वो भी थे अमरिंदर सिंह। हाँ, लेकिन 2017 में तो नहीं, बट पहले का उनका ही आल्सो हैज अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड।
सच बोलूं तो 2004 में तो मेरे को याद है जब 2001 के आसपास वी हैड गॉन टू द खालसा दीवान गुरुद्वारा इन वैंकूवर। हाँ तो ना एक दीवार है, जैसे ये आपके पीछे पर्दा है ना, उस दीवार पे ना खालिस्तान जिंदाबाद गुरमुखी में लिखा हुआ है। अच्छा। उस पे उसके सामने खड़े होके ही गिव अ स्पीच पर्टिकुलरली, और वो फोटो भी जान के रिलीज करवाई थी उसने। क्यों? मुझे लगा था कि ये जब दोबारा वो अलग बात है कि अमरिंदर सिंह जी जो हैं प्रोबेबली ही थिंक्स ही कैन कंट्रोल इट, बट आई मीन आई डोंट टू क्लेवर बाय हाफ बनने की कोशिश। exactly, और ये बहुत बार डिस्कस नहीं होता है, किसान आंदोलन शुरू किया, फंड किया, खड़ा किया, अमरिंदर सिंह की कारनामा है। वो इसीलिए था कि वो जो उनके अगेंस्ट जो अनपॉपुलैरिटी हो रही थी उसको डाइवर्ट करने के लिए, और उन्होंने सोचा ये कंट्रोल कर लूंगा। अगर आप भी देखेंगे अभी भी ये जो मेरे को लगता है, मेरी थ्योरी है ये, कि किसान आंदोलन जो वापस ये किसान बिल वापस लिए हैं, ये अमरिंदर सिंह के कहने पे लिए हैं। और आज भी आप उनको देखो कितना पुल है कि सिर्फ राकेश टिकैत को सेपरेट कर दिया था, बाकी जो पंजाब के सारे किसान लीडर थे वो अभी भी मुझे लगता है अमरिंदर के कहने पे, मतलब उनका है, पुल तो है। और ये बात मान ली, वापस चले गए। बोलूं पर्दे के पीछे जो कहानी है वो तो कोई नहीं बता रहा ना आपको। पर्दे के पीछे तो ये फैक्ट है कि पंजाब स्टेट रेज्ड 5,000 करोड़ रुपीस एनुअली फ्रॉम मंडी लाइसेंसिंग फी। वुड दे अलाउ सच अ सिस्टम टू बी डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट प्लेस? आप ये सोचिए ना। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू कि वेदर इट वाज अ गुड डिसीजन टू टेक इट बैक और नॉट, बट ये एक तथ्य है जो कोई नहीं बताता। और 5,000 करोड़ पंजाब के लिए बहुत है, क्योंकि पंजाब उनका टोटल जीएसटी का ही 1800 कुछ आता है टोटल महीने का। अर्निंग स्टेट की आई थिंक बेयरली 15,000 करोड़ के आसपास है आज की तारीख में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और जो इतना गंदा खेल खेला है पंजाब के अंदर किसान आंदोलन के नाम पे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लिटरली पलायन करवाएंगे लोग धरने देके। अडानी अंबानी के नाम पे रिलायंस के जो फ्रेश स्टोर्स होते हैं बंद हो गए। कितने स्टोर्स बंद हुए, कितने लाखों सिख लोग पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉय हुए स्टेट के अंदर। आप ये सोचिए, अडानी का ड्राई पोर्ट बंद करवा दिया इन्होंने, क्या फायदा वो पहुंच गया। और फिर वो आप धमकी देते हैं कि जी हम अनएम्प्लॉयमेंट करने नहीं देंगे, तुम अनएम्प्लॉय नहीं करने देंगे लोगों को। आप कौन होते हो करने वाले? आर यू द गवर्नमेंट? एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अथॉरिटी किसने दी आपको? ये आपकी मांग है, आप लेजिटिमेटली इसको मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू राइज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट इन एनी कॉन्सिक्वेंस ना। अगर आप इतना भी इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं तो डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट है तो रखिए, अपनी इज्जत मत किरकिरी करवाइए रोज इस तरह। थोड़ा सा राजनीति पे बात कर लेते हैं आखिरी में, 1.5 घंटा हो गया है। देखिए, ये 2007 और 2012 में पहली बार ऐसा हुआ जब एक पार्टी वापस सत्ता में थी और वापस जीत के आई। और उसके बाद 2017 में जो हश्र हुआ और जो अभी 2021-22 में होने वाला है अकाली का, इतना गंदा फॉल, और उसके साइमल्टेनियसली आप राइज कर रहा है, आम आदमी पार्टी का रिप्लेस कर रहा है बेसिकली अकालीज। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही इसको पहचाना। अकालीज का ऐसा क्या हुआ कि ये एक नई पार्टी आ जाती है और वहां पे मालवा में खासकर इनको रिप्लेस कर पा रही है। और अभी तो पंजाब में कांग्रेस को भी थोड़ा डेंट कर रही है। वो थोड़ा हो सकता है कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर आ जाता है, एक वो बात है। बट रिलीजियस फैक्टर वो कैसे रिप्लेस किया? अकाली को रिप्लेस करना मतलब बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इसमें दो फैक्टर्स थे। एक तो जो ये पंथक एलिमेंट जिसे बोलते हैं वोट बैंक में, वो पूरा अकाली वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है अकाली से, बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट सिख इनफ। आज की तारीख में एक न्यूज़पेपर की कटिंग में बताता हूँ आपको। अभी रिसेंट टाइम में पंजाबी पेपर है, जब क्या नाम था उसका मैं भूल गया, उसमें हेडलाइन आई थी जब ये हिमाचल में चिंतपूर्णी या कौन से मंदिर पहुंचे थे, नहीं मनसा देवी के मंदिर चंडीगढ़ के पास ही। अच्छा। सुखबीर बादल गए थे। अब ये देखिए, हिंदू वोट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सब टेंपल रन खेलने लग गए, सारे सिख नेता भी। किसी भी पार्टी सिख नेता का, केजरीवाल सब टेंपल रन खेल रहे हैं पंजाब के अंदर ऑफ ऑल थिंग्स। तो जी वो हेडलाइन आई थी, पेपर वो लुधियाना के पास का ही है, बेगानी बाप नु भुल के बेगानी मां दे दरबार पहुंचा सुखबीर। दिस इज द हेडलाइन कि अपने बाप को भूल के दूसरी बेगानी मां के पास, बेगानी मां के दरबार में पहुंच गया। हिंदुओं ने बहुत जबरदस्त विरोध किया था इसका लुधियाना के आसपास। लेकिन अब ये सुनिए कितनी मजेदार बात है, एक हिंदुओं का प्रोटेस्ट हो रहा है, एक सिखों का काउंटर प्रोटेस्ट हो रहा है साथ में कि इसको अरेस्ट ना किया जाए। हिंदू बोल रहे हैं इसको अरेस्ट करो। किसको? एडिटर को। हाँ,
उसी स्थान पे खड़े होके प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोनों तरफ से। दिस इज व्हाट पंजाब हैज बीन रिड्यूस्ड। और सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं गुरुद्वारों की बेअदबी हुई है, दैट्स नॉट द केस एट ऑल। मंदिरों की भी हुई है बहुत ज्यादा, स्पेशली जो ये द्वाबा रीजन में जो है हुई है। बहुत केसेस निकल रहे हैं अभी, रोज एक आता है। खैर वो तो इलेक्शन के पहले बहुत लोग बोलते हैं, तो तब ये सिनिसिज्म सबकी हो गई है कि ये तो होना ही है कहीं ना कहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में अब आम आदमी पार्टी जो है उसको खालिस्तानी एलिमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। खालिस्तान सिंपथाइजर्स, आई वुडंट से वेदर दे आर एक्टिवली फंडिंग और नॉट, बट इट इज द सेम सेट ऑफ पीपल। बट ग्रीवियंसेस उनको लगता है कि अकाली दल ने कोई ग्रीवेंस सेटल नहीं करवाए हैं, व्हिच इज एन आयरनी, बिकॉज आई थिंक इस सेंटर केंद्र सरकार ने जितना सिखों के लिए किया है शायद किसी सरकार ने किया हो। किसी सरकार ने आज तक, मुझे नहीं पता, महामृत्युंजय जाप किसी एम्बेसी में कराया या किसी पब्लिक हाउस में ओपनली पब्लिक खर्चे पे करवाया हो। इन्होंने अखंड पाठ करवाए हैं बाकायदा एम्बेसीज में, राष्ट्रपति भवन में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इतना दर्जा दिया है, स्टेट की वॉइस को उनकी वॉइस से मैच कराया है। इनके इंपॉर्टेंट गुरुओं के त्योहारों के जन्म साखियों के दिन, जन्म पर्वों को इन्होंने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन दिया है। तो ये चाहे आरएसएस हुआ, बीजेपी हुआ, ये मतलब आम हिंदू हुआ, वो तो अलग मानते नहीं ना। वही तो बात है। तो उनके लिए तो उनके गुरु नहीं है ना, वो हमारे गुरु भी उसमें भी लेकिन साजिश दिखती है। वो प्रॉब्लम वो है ना, ग्रीवियंस वाली बात आ गई ना। अब उनसे जिसको हमेशा ही विक्टिमहुड खेलना है, दैट कैन नेवर बी सोल्ड। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि people who are funded by the ISI have for the last 10-15 years been spreading this propaganda कि RSS के लोगों ने 1984 में दंगे कराए थे दिल्ली के अंदर। RSS के लोग इन्वॉल्व थे, अटल बिहारी वाजपेयी इन्वॉल्व थे, LK आडवाणी इन्वॉल्व थे, जो कि मतलब सत्य को एकदम उल्टा कर देने वाली बात है। उल्टा क्या मतलब, ये तो सत्य से इतनी दूर है कि मतलब धरती से चंद्रमा की जो बचा रहे थे उन्हीं को मतलब वो कर रहे हो आप। 1984 के दंगे जिस तरह दिल्ली में हुए हैं, मतलब उसकी कहानियां जो हमने सुनी है, कोई बता भी नहीं सकता कि क्या देखा है हमने और किस तरह लोगों ने, बिल्कुल आम आदमी ने आगे बढ़ के कई जगहों पे सेव किया, बहुत लोगों ने। पर नहीं ये तो बात कोई बचने वाला था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये आम आदमी पार्टी का क्या ऐसा अपील है? तो आम आदमी पार्टी बिकॉज इट इज गेटिंग सपोर्टेड, और ये इनके जो ग्राउंड लेवल पे जो कैंपेन्स होते हैं, आम आदमी पार्टी को इस समय इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिली बिकॉज इट इज सीन एज अ विद्रोह की पार्टी। दिल्ली से विद्रोह करना है, ये सब दिल्ली के सेल आउट है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली से विद्रोह कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में बैठ के कर रही है। तो प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अब मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि एक तो ये चौथा फ्रंट भी खुल गया, बीजेपी, अकाली दल, ये ढींढसा और ये सब, एक तरफ कांग्रेस का है, अकाली बीएसपी है और आम आदमी पार्टी है। कहीं ना कहीं एक तरह से डेड हीट बन रही है। अब कौन कितनी मिस्टेक करता है इस समय, जैसे अभी कल परसों राघव चड्ढा जी के साथ जो बुरा हाल हुआ, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ थोड़े से कमजोर पड़े हैं वो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो नाराजगी फैली है वो उनको भारी पड़ सकती है इफ दे डोंट अरेस्ट इट राइट नाउ। और वो सीएम फेस नहीं डिक्लेयर करेंगे तो भी दिक्कत होने वाली है। वो ना भी करें तो शायद उनको फर्क ना पड़े, क्योंकि अकाली दल जो बिफोर टिल द बादल्स टुक कंट्रोल ऑफ द पार्टी, अकाली दल एसेंशियली वाज अ पार्टी जो जिसमें कोई सीएम फेस होता ही नहीं था, वो कंसेंसस से बनाते थे। लेकिन वो रिलीजियस एस्पेक्ट था ना, हाँ वही रिलीजियस एस्पेक्ट वाली आपके साथ नहीं है। अब वो आप अपने आप को एक तरह से पंथक पार्टी दिखाती है इफेक्टिवली, लेकिन अब वो भी टेंपल रन खेलने लग गए। केजरीवाल साहब भी पंजाब में आके, चरणजीत सिंह चन्नी टेंपल रन खेल रहे हैं। आप ये देखिए कौन सी ऐसी पार्टी नहीं जो नहीं खेल रही है। आपको लग रहा है ये जो सिद्धू का जो फैक्टर है, क्योंकि एक ही फैक्टर है जो एंटी इनकम्बेंसी के को वॉइस दे रहा है, जो उस तबके को अपील कर रहा है जो कांग्रेस के खिलाफ है थोड़ा सा, लेकिन सिद्धू को लाइक करता है। सिद्धू की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है उनकी। लोग पता नहीं क्यों नहीं उसको जोकर समझते हैं ट्विटर पे, और जिनको कुछ नहीं पता है पंजाब पॉलिटिक्स के बारे में, उस बंदे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दैट इज द रीजन व्हाई कांग्रेस ने एंटरटेन किया है उसको, और कोई कारण उसके पीछे 2-3 रीजन है ना। एक तो कोई महाराजा के परिवार से नहीं है, राज्य महाराजा के परिवार से नहीं है, ठीक है। छोटे से उनके पिता जो थे कांग्रेस के छोटे से प्रेस सेक्रेटरी होते थे पंजाब के अंदर, अमरिंदर सिंह को रिपोर्ट करते थे किसी जमाने में, बताइए। और तो वो एक चीज लोगों को बड़ी दिखती है कि कोई नया फेस है। दूसरा ये कि बिकॉज ही वॉज अ सेलिब्रिटी, पंजाब में ना सेलिब्रिटी क्रेज बहुत है वैसे।
लोग इस बात को एडमिट नहीं करते, पर पंजाब में भी सेलिब्रिटी क्रेज। हाँ, तो देखो ना भगवंत मान कॉमेडियन कहाँ जीतता। और अच्छा, वहां पे अच्छे बोलने वालों की बड़ी तवज्जो होती है पंजाब में। 2014 में जो 4 सीटें आई थी ना पंजाब में आम आदमी पार्टी की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्लोगन था, ना फुक्की ना दारू, इस बार चलेगी चाड़ू। पूरे पंजाब के एंगर को एक साथ कैप्चर किया था भगवंत मान ने स्लोगन से। फुक्की मतलब कैसे रेट करते हो आप एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसको देखना हो तो भगवंत मान का पॉलिटिकल कैलिबर? बेसिकली वो पॉलिटिकल सुसाइड कर चुका है। हाउ? दो उसके फैक्शन की एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वो अपने पत्ता काटता रहता है एक तरह से। क्योंकि क्या हो गया, जब तक मेरे को चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं बनाओगे मैं पार्टी को बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा करता है। विच इज एक्चुअली इन टू हिज डेट्रीमेंट इन द लॉन्ग रन। आप पार्टी बढ़ने ही नहीं दोगे तो आप मुख्यमंत्री बनोगे कैसे? ये भी तो सोचना चाहिए ना। ये जो एक सिख पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है ना, वो सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं वहां पे दिखती है कि एक दूसरे का पत्ता जरूर काटना है, मेरा फैक्शन ज्यादा जरूरी है, मैं शहीद बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। ग्रीवेंस एक कम्युनिटी, केपीएस गिल ने बड़ा अच्छा बोला था ना कि ये कम्युनिटी जो अपनी दिलेरी के लिए जानी जाती थी, जो अपनी इनोवेटिव स्पिरिट के लिए जानी जाती थी, ये कुएं के मेंढक कब से बन गई। अनफॉर्चुनेटली वो आज भी सच लगता है। केपीएस गिल खुद एक जट सरदार थे। गिल गोत्र सबसे बड़ा गोत्र होता है। वो ये बोल रहे हैं तो कोई कहीं ना कहीं इस बात में सच तो होगा ना, और हमें वो दिखता है जमीन पे। कैसे हुआ ये? ऐसा तो कुछ भी ग्रीवेंस क्या थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको एड्रेस नहीं किया गया, उससे ज्यादा ही किया गया है इनफैक्ट। आप देखें, अगर स्टेट मांगी स्टेट दी। ये पानी को लेकर रोते रहते हैं। हाँ, आप देखो ना हरियाणा को क्या मिला? हरियाणा को कुछ नहीं मिला। हरियाणा ने उसके बावजूद उनके आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा दी। फालतू में वो भाईचारा किया वो ठीक है, लेकिन अभी भी आप बात कर लो एसवाईएल का, कोई मतलब नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। और वो दोनों पार्टी, चाहे अमरिंदर सिंह थे तब उन्होंने शुरू किया था ये कि ये खत्म करो। दिस वाज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये कोई नहीं छेड़ने वाला। अच्छा भाई, तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कभी विड्रॉ नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी विड्रॉ नहीं किया गया। अब ये देखिए कि अकाली के साथ भाजपा का जो संबंध है कितने दशकों का, वो डिस्पाइट दैट बीइंग रिलीजियस एंड एसजीपीसी पे जो कंट्रोल था और वो सारे इश्यूज थे, फिर भी बीजेपी जो हिंदू पार्टी मानी जाती कम से कम 80s के बाद, तो उसके साथ कैसे संबंध बनाए रखे, और वो फिर भी अकालीस पे कभी असर नहीं पड़ा उसका। आप जैसे कह रहे हो कि सेल आउट मानते हैं सुखबीर को कि वो हिंदुओं के साथ मिल रहा है, ये तो पहले से ही है ना। लेकिन क्या सीनियर बादल का वो इमेज था कि वो फिर भी रेडिकल माना जाता है? सीनियर बादल की इमेज तो एक्चुअली फिर भी बहुत अच्छी थी among radicals भी, and even within the Panthak vote, which is sort of like extremist but within the Indian framework. सीनियर बादल की तो बहुत, बड़े बादल साहब की तो बहुत रिस्पेक्ट होती है आज भी। छोटे वाले के तो इतने जोक्स बनते हैं आप सोच भी नहीं सकते। उसको राहुल गांधी के बराबर समझते हैं वो। जबकि if I were to be candid about his track record as deputy chief minister, he's done more for Punjab than anybody else has done in that second 5-year phase. अमृतसर का वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो भी है बहुत बड़ा। पावर सेक्टर के नंबर्स देखिए कभी आप, टैरिफ एक्चुअली वेंट डाउन इन हिज टेन्योर बिकॉज उसने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम कराए। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मतलब होता है बेसिकली चोरी रोकनी है बिजली की। 30% से 15% लाना कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात तो नहीं है ना किसी एंगल से। तो किया तो है ऐसा, एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक द इंडस्ट्री बिकम अ इंडस्ट्री, मतलब स्टेट बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टेट किसी तरह। तो कंडीशंस तो क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक नाराजगी जो उनके अगेंस्ट बहुत सख्त रही है वो ये है कि बहुत करप्शन रहा उनके दौर में। एंड आई नो फर्स्ट हैंड बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस पंजाब फॉर दैट वर्क इन इंडस्ट्रीज। लोग खुल के बोलते थे हमारी वाली गलती किसी को नहीं दोहरानी चाहिए दोबारा चीफ मिनिस्टर बना के, क्योंकि इतना मतलब करप्शन हुआ। बादल फैमिली के एंटरप्राइजेस को फेवर करने के लिए स्टेट एंटरप्राइजेस को डुबोया गया। जैसे पब्लिक पीएसआरटीसी ले लीजिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत पॉपुलर चर्चा है, कैसे उसको खत्म किया गया अपनी पर्सनल बस सर्विस को प्रमोट करने के लिए। केबल वाला जो पीटीसी किसका चैनल है? पीटीसी इनका चैनल। एंड दैट इज वेयर दीज पीपल एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम तमिलनाडु। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिफिक करप्शन जो तमिलनाडु का बड़ा फेमस है ना, वो यहाँ पे आईटी सेल भी सेम ही लगती है। वो गो बैक मोदी, वो उधर भी चल रहा है, वो उधर भी चल रहा है। अल्टीमेट तो ये था कि वो तमिलनाडु में ट्वीट कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट
तो ऐसे लग रहा है कि अकालियों का जो वर्चस्व है वो तो खत्म हो चुका है, वर्चस्व, लेकिन ग्राउंड पे अकालियों की तो पूछ है, लेकिन अकालीज डोंट नीड पावर टू नेसेसरली wield influence ऑन द ग्राउंड, ये तो है आज भी। अच्छा, कि स्पेशली सैंड माइनिंग को लेके कई जर्नलिस्ट दूसरे लीनिंग के भी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अकालियों की अनऑफिशियल हाँ के बिना तो कुछ नहीं हिल सकता स्टेट में आज भी ग्राउंड पे। वो अलग बात है दैट दे आर नॉट गेटिंग द वोट्स नाउ। तो ये इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, जिस तरीके का होल्ड है उनका अभी भी एसजीपीसी पे, और पॉलिटिकल अगर क्लाउड चला गया अभी तो दे विल, डोंट यू थिंक कि वो ज्यादा यूज करेंगे रिलीजियस एंगल को? प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि एसजीपीसी इटसेल्फ इज अंडर फायर विद इन द स्टेट। अच्छा, जो बेहबल कलां का जो बेअदबी का मामला था, या स्वरूप के चोरी होने के, ग्रंथ साहब के स्वरूपों के चोरी होने की जो कहानियां आ रही हैं, उसमें एसजीपीसी के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। उल्टा एसजीपीसी के रिफॉर्म के लिए एक नई मूवमेंट पैरेलली स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से, विच इज ऑल्सो नाउ if not put in check might become a militant movement unnecessarily. Militant in the sense कि violence पे उतर सकते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली अब लेने लगे। अब ये सिद्धू साहब बेहबल कलां के बारे में ट्वीट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? सोचने वाली बात है ना। अभी बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं, ड्रोन्स की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। It is not even known whether we are capturing all the drones or not, to be honest. Maybe at best 50% कैप्चर कर रहे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी एक लिमिट होती है ना, कैसे कहाँ से पकड़ोगे, कितनी हवा में, स्कैनिंग की एबिलिटी है, रेडार्स पे पकड़ना है, उसके जरिए कितना हथियार, पैसा, काउंटरफीट करेंसी, ड्रग्स, क्या क्या आ रहा है। अमरिंदर सिंह ने तो एक बार एक इंटरव्यू में बाकायदा फाइल दिखाई थी जो वो हर हफ्ते भेजते थे एज चीफ मिनिस्टर, क्या क्या निकल रहा है फोटोज के साथ। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन राइट नाउ विच इज being exhausted, जिसमें सिद्धू का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सिद्धू जाके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। अब ये बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब तो क्या, भगवत गीता हो, कुरान शरीफ हो, किसी की भी बेअदबी होगी तो उसको तो सड़क पे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। भाई अफगानिस्तान थोड़ी है, नजीबुल्ला थोड़ी ना है सब लोग, नहीं बना देंगे ना उसको। तो अब आप ये बताओ ना, पीट के मार दे रहे हैं जब किसी को, और मतलब क्या होगा उससे, खराब क्या है? तो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन नहीं आ गई, गोली नहीं मार रहे, पीट के मार रहे हो। बिल्कुल, वो तो है, विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बेअदबी के लिए पुलिस एक्शन होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड। मेरे को तो समझ में नहीं आता लोग करते क्यों हैं, Because ये तो मतलब एक देखो, एक होता है कि जैसे मंदिरों में मीट फेंक देते थे, वो एक कम्युनल टेंशंस को राइज करने का, कम्युनिटी वाइज थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल होता था। इट्स नॉट वन पर्सन, यहाँ पे तो एक आदमी जाके ये सब कर रहा है ना, वो क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता। पता नहीं कि वो कौन है, आप ये नोट करिए, इट्स नॉट बीइंग रिवील्ड हु इट इज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप ये सोचिए, यू आर allowing the fringe extremist elements to retain control and influence of your institution, which is a very big problem, जो आपको पहले भी गर्क में लेके जा चुकी है, फिर वही करने दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, गुरुद्वारे बाहर स्पेशली जो है, अब इंडिया में भी धीरे धीरे दिखने लगा है, टेररिस्ट को शहीद डिक्लेयर करके फोटोज लगाई जा रही हैं। किसी सिख ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, ये गुरु ग्रंथ साहब से बड़े हो गए? वैसे तो आप मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये भी एक तरह से आइडल वर्शिप ही हो रही है ना फिर। तो क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन्होंने हाथ में ले रखा है, और वो कभी भी आग भड़काते हैं, और पर उनके हाथ से बाहर निकल जाती बात। रोहित भाई, इतना विस्तार से चर्चा की हमने पंजाब पे, आपको तो मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं, और हिमाचल वो पे तो अलग ही बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। हाँ, तो अगली बार फिर से बुलाएंगे आपको। चलिए, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, नया। थैंक यू सो मच, मजा आया। अरे धन्यवाद भाई, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच।